बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार बाजार में और आखिरी 1.5 घंटा बचा है आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का। उतार चढ़ाव शुरुआत होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त बाजार में। तो बड़ा सवाल ये कि किन लेवल्स पर होगी एक्सपायरी, कैसे करें बचे हुए 1.5 घंटे में ट्रेड आप, और क्या हो आपके लिए कल की स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, बस थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले एक सडन फॉल आई थी, वहां से बाजार फिर रिकवर भी हो गए। 11,900 का सर छूने के बाद 50-60 अंक फिसले भी थे और अब थोड़े रिकवर भी हो रहे हैं। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी या नर्वसनेस आ रही है आखिरी 1.5 घंटे एक्सपायरी से पहले। क्या ऐसा ही एक्शन रहेगा अब आने वाले 1.5 घंटे के लिए? देखिए दीप, अगर वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन इतना एक्शन भी ना हो तो फिर एक्सपायरी का मजा ही क्या। और आप एक्सपायरी पर पोल भी क्यों करवाएंगे और एक्सपायरी को इतना डिस्कस भी क्यों करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपायरी के दिन, और स्पेशली आप देखिए जब 11,905 का हाई बनाया और निफ्टी और वहाँ से हल्का फुल्का करेक्शन आए तो ये तो होना ही है, वॉलेटिलिटी तो रहेगी। आज नहीं अक्टूबर में पूरे महीने, न सिर्फ इंट्राडे में बल्कि ओवरनाइट, ये सब चीज़ें चलेंगी, इनके साथ ही आपको जीना है। और आप सोचिए, अगर नॉन स्टॉप इतनी तेजी होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो गलत क्या है, बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए किन लेवल से ही है, 11,900 आज के लिए लेवल्स जो दिए थे वहां तक बाजार पहुंच चुका है। 23,425, 23,525 ये रेंज दी थी बैंक निफ्टी की, एग्जैक्टली उसी रेंज पर पहुंचा है 23,450 पर। तो दोनों तरफ रेंज के हाई रेंज पर पहुंचने के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ये आना लाजमी है। लेकिन हाँ, एक चीज बता दूं, थोड़ी देर में मैं डेटा आपके सामने रखूंगा भी, लेकिन डेटा ये बता रहे कि हर गिरावट पर निचले स्तरों पर कम से कम आपको थोड़ी बहुत खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो इसलिए बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, आपको लेवल से खरीदना है, लेवल से बेचना है, बजाय इसके कि आप बहुत ऊपर में खरीदें और फिर आप सोचें कि और ज़्यादा ब्रेकआउट। तो वो थोड़ा सा डेटा का इंतजार करें। तो मैं आखिरी 1.5 घंटे के लिए आपके लिए डेटा, और दीप मैं कोशिश ही कर रहा हूँ ये डेटा मैं आपके सामने थोड़ा जल्दी रख दूं बजाय इसके कि 2:30 बजे के। तो आप इंतजार कीजिए, हो सकता है मैं 2:30 बजे से पहले ही डेटा आपके सामने रखूं, उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन तब तक आइए, बसीन साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है बसीन साहब आपका। बताएं सर, पहले तो आपके सुपरहिट कॉल्स जिनमें आप अपडेट्स देना चाहें। काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बड़ा तगड़ा रुझान बना है तेजी का, कहां प्रॉफिट बुक करना है वो बताएं सर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो आपको मुबारक हो, 11,900 हो गया है। 2 हफ्ते में 1100 पॉइंट की उछाल मार दी और अभी भी मार्केट में लोग बाग यही सोच रहे हैं कब वापिस आएगा। दूसरी बात, आपका बैंक निफ्टी जो आपको 21,200 पे कहा था 23,500, वो 23,500 हो गया। अब दिवाली पे 25,000 देखिए। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, बट दिस इज अ टाइम टू बाय स्टॉक। सब आईटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। लुक एट अ कॉन्ट्रेरियन प्ले। आपके लिए मैंने दिया था सीमेंस 1270, वो 1300 हो गया बुक प्रॉफिट। सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा 4225, वो 4365 हो गया वो बुक प्रॉफिट। 514 वाला सन फार्मा कल 529 बिक गया बुक प्रॉफिट। हिंदाल को बेचा था 74.5, वो 72 हो गया वहां बुक प्रॉफिट। रैमको सीमेंट 760-64 वाला 780 हो गया वो बुक प्रॉफिट। अपोलो टायर 34.5 वाला 138 हो गया बुक प्रॉफिट। 298 वाला बंधन 327 हो गया वहां पे बुक प्रॉफिट। अब आप कहें तो 2 कॉल हैं, दोनों स्लाइटली कॉन्ट्रेरियन है, बट यू विल डेफिनेटली मेक मनी इफ यू कैन जस्ट सिट थ्रू दिस 1 मंथ। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? जी सर, बताएं प्लीज। तो पहला पिक है सर, जैसे एचडीएफसी ने आउट परफॉर्म किया है, जो मिनी एचडीएफसी में सोचता हूँ वो एलआईसी हाउसिंग है। मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली बुलिश। वो कहते हैं कोई प्री कोविड की हमारे पे प्रोविजनिंग नहीं होगी, रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा इस क्वार्टर में। 284 285 है, 276 का स्टॉप लॉस रखिए, 325 का टारगेट होगा। आई डोंट रूल आउट के 360 तक चले जाइए, बट आई वुड से 325 बाय दिवाली विल डेफिनेटली बी ऑन द कार्ड। दूसरा पे सर, जो आज की डेट में सिर्फ एक आप उसको डिसइन्वेस्टमेंट पे लेते हैं, इस क्वार्टर में ऑल द ओएमसीज विल कम विद रिकॉर्ड नंबर्स ऑन जीआरएम, ऑन रिफाइनिंग, एंड मार्जिन आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 340 रुपए पे आप बीपीसीएल लीजिए, 333 का स्टॉप लॉस, 375 का ट्रेडिंग प्रॉफिट है, बट आई डोंट रूल आउट 400 कमिंग, बिकॉज इसमें मुझे लगता है जो बिड ऑफर है वो थोड़ा अर्लियर हो सकता है, एज देयर इज एक्सट्रीम डिलीजेंस गोइंग ऑन। सो एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एट दीज प्राइसेस। चलिए, बहुत बढ़िया, भाव से बहुत बढ़िया है और यहाँ पर खरीदारी का मौका है, ऐसा बसीन साहब का मानना है। बीपीसीएल में भी और एलआईसी हाउसिंग में भी। एलआईसी हाउसिंग में
284 285 284 285 के आसपास लीजिएगा, 276 276 का स्टॉप लॉस, 325 360 का टारगेट आपके लिए ऊपर की तरफ। बीपीसीएल खरीदे 340 के आसपास, स्टॉप लॉस 333 333, टारगेट बनेगा आपका 375 400 का। ये है दो बेहतरीन कॉल्स बसिन साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब आपका ये बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। 2:50 पर फिर से आपसे होगी मुलाकात और तब लेंगे आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स BTSTG के लिहाज से भी। आइए तब तक एक बार बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए। वागले साहब तैयार है अपने स्टॉक के साथ। वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अभी क्या अभी लेना है सिप्ला। आज फार्मा का दिन है, 802 का भाव है, 802 802.50 यहाँ पर लीजिए। 800 तक आएगा तो ऐड करिए। 793 का स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट 820 का होगा। अगर एक शॉर्टर टारगेट चाहिए तो 814 का होगा, दूसरा टारगेट 820 का होगा। छोटा क्यों चाहिए, हमें तो बड़ा टारगेट ही चाहिए। आप तो 820 से भी ऊपर करो वागले साहब, कोई टेंशन नहीं, टारगेट बढ़ाते रहो, बस हिट हो जाने चाहिए जी। अनिल जी 820 आज और कल का है, 812 815 आज 812 तो आज ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। ओके 812 815 तक के टारगेट के लिए ये है आपके लिए राय। आइए अगला बिगुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी और राकेश जी के लिए। जी कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी एक स्टॉक जो कि लेना नहीं बेचना है और मिस नहीं करना है। बिकवाली की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। बीईएल को बेचने की राय है। काफी खराब टेक्निकल रुझान है। इतनी तेजी के मार्केट के अंदर भी कल के लोज के नीचे स्टॉक निकल रहा है। नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। बड़े चार्ट्स पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं और हम थोड़ा प्रीएम्प्ट करके पहले बेच रहे हैं क्योंकि ब्रेकडाउन आ जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा बेचने का। तो इन स्तरों पर बीईएल को शॉर्ट करने की हमारी राय है। यहां पर आप ₹1 ऊपर स्टॉप लॉस रख लें 94 पर। 94 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट ही 91 रुपए का 91 का बनेगा और दूसरा टारगेट जब हेड एंड शोल्डर्स पूरा हो जाएगा तो 85 रुपए का नीचे का टारगेट बनता है। तो बीएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी बिकवाली करें। यहाँ पर बिकवाली की राय है, ये इंटरेस्टिंग है। बड़े दिनों बाद बिकवाली का ट्रेड भी आया है। तो चलिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से बिकवाली की राय है। कुछ ही देर में निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विश्वेश जी भी देंगे आपको कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ आएंगे। लेकिन उससे पहले मानसी तैयार है इवेंट्स के बारे में बताने के लिए। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण क्यूआईपी का फाइनल भाव तय करने पर बोर्ड बैठक कर रहा है। इसके अलावा चीन कोरिया से इंपोर्टेड कॉस्टिक सोडा की जांच पर आज सुनवाई होने वाली है। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में हो रहे इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। नतीजों के लिहाज से 5 पैसा कैपिटल, टीटागढ़ वेगन्स और प्रभात डेयरी के नंबर्स कैश मार्केट में आ जाने वाले हैं। ध्यान रखिए टीटागढ़ वेगन्स और प्रभात डेयरी चौथी तिमाही के नंबर्स Q4 FY20 के नंबर्स जारी करने वाले हैं। कल शुक्रवार 9 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। साथ ही वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर बंद होगा कल। अब तक सुस्त रिस्पांस इसे मिला है। बोधी ट्री मल्टीमीडिया का आईपीओ कल खुलने जा रहा है जो कि 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा और साथ ही साउथ कोरिया के बाजार कल बंद रहने वाले हैं। नतीजों के लिहाज से स्टील स्ट्रिप, व्हील्स और आरसीएफ के नंबर्स आएंगे। आरसीएफ के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। और अंत में शनिवार के दिन सिक्किम में होटल और टूरिज्म से जुड़े सेक्टर्स जो हैं वो खुलने जा रहे हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। आपके लिए इस वक्त ये सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको करना है फोकस, बिल्कुल इन पर फोकस बनाकर आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। आइए अगला बिगुल है आपके लिए हीरो और जीरो ट्रेड का। हीरो या जीरो ट्रेड के लिए स्वागत करते हैं हमारे दो खास मेहमान नितिन मुरारका साहब और विश्वेश जी, दोनों कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल।
हीरो और जीरो ट्रेड में दोनों ही निफ्टी पर हीरो और जीरो ट्रेड देना चाहते हैं नितिन जी भी और साथ ही साथ विश्वेश जी भी, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए जॉइंट बिगुल बजाया, लेकिन फोटो फिनिश में आगे निकले हैं नितिन जी। तो नितिन जी पहले आप शुरुआत कीजिए, फिर मैं विश्वेश जी से भी राय लेता हूँ जी। अनिल जी 11,850 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो अभी 20 रुपए में मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस हम 5 रुपया रख सकते हैं। वैसे ये हीरो जीरो है बट हम 20 रुपए में खरीदेंगे, और मुझे टारगेट लग रहा है ये डबल हो जाएगी, यानी कि ये 45 से 50 रुपीज हो जाएगी। अभी ये डिप मिला है, ये मौका मिला है एक बार लेने का, काफी अच्छा सपोर्ट है 11,850 के आसपास। एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि 11,900 के आसपास ही होगी, तो इसमें एक बार रिस्क लिया जा सकता है। 20 रुपए के आसपास लेना है, अभी 21 के आसपास है। स्टॉप लॉस अगर देखें तो 5 रुपए का रख सकते हैं, क्योंकि अगर 5 रुपया टूट गया तो फिर जीरो ही हो जाएगी, तो क्यों ना हम 5 का स्टॉप लॉस ही रख लें। यानी मेरा 15 रुपए का ये स्टॉप लॉस बन रहा है और 40 से 45 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर हीरो या जीरो ट्रेड नितिन जी की तरफ से, और निफ्टी पर ही हीरो या जीरो ट्रेड विश्वेश जी की तरफ से भी है। नितिन जी लाइन पर रहिएगा। विश्वेश जी बताएं सर जी, कहावत है ग्रेट माइंड थिंक अलाइक, तो मेरे और नितिन जी की सेम रीडिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है और सेम है। 11,850 का कॉल ऑप्शन 20 रुपए के आसपास, उसको ऐड करिए। और मैं स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अनिल जी नहीं रखना चाहूंगा, मुझे समझता है वॉलेटाइल रहेगा। जिस हिसाब से पूरे दिन आपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज के ऊपर कारोबार किया है, ये जो डिप है, सेम लैंग्वेज है मेरी और नितिन जी की, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट वन वे वापस 11,900 की ओर जा रहा है, और ये डेस्परेट अटेम्प्ट है बाय अ स्टक राइटर ऑफ एग्जिटिंग देयर पोजीशन, और ये कॉमन होता है ऑन अ वॉलेटाइल एक्सपायरी डे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 11,850 की कॉल बाय करनी चाहिए निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में भी एक हीरो जीरो ट्रेड है और एक स्टॉक में भी ट्रेड है निफ्टी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 11,850 डेफिनेटली आप बाय करके हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हैं। मेरा टारगेट 35 टारगेट आपके एक विश्वेश जी टारगेट तो बताओ। 35 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 50 रुपए का। 35 से 50 और 40 से 60 के बीच के टारगेट है नितिन जी के भी। आपको बैंक निफ्टी में भी हीरो या जीरो ट्रेड देना है। नितिन जी आपके लिए भी बैंक निफ्टी में हीरो जीरो ट्रेड है या सिर्फ निफ्टी में? नहीं जी, मेरी तरफ से केवल निफ्टी में हीरो जीरो है। निफ्टी का डेटा ज्यादा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं अनिल जी, इसमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेंगे, हीरो जीरो नहीं करेंगे। 23,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो अभी 116 रुपए 120 रुपए चल रही है, 23,200 वाली, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 60 रुपए का, यानी 50% का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हम रखेंगे 230 रुपए का, यानी 100 रुपए ऊपर का टारगेट रखेंगे। यानी हम 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख रहे हैं और 100 रुपए ऊपर का टारगेट रख रहे हैं। ये आज वाले ही नितिन जी, आज वाले ही ना? जी अनिल जी, आज ही एक्सपायरी की है। हीरो जीरो नहीं करेंगे, इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 50 रुपए नीचे। 23,200 की कॉल ऑप्शन आज वाली। ओके ओके, तो 23,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 116 से 120 की रेंज में, 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 225 230। आपका हीरो जीरो विश्वेश जी बताएं सर। जी हीरो तो ऑलरेडी हीरो हो गया। 23,300 का कॉल 40 रुपए में मिल रहा था, ऑलरेडी 60 हो गया। मेरे हिसाब से 40 से 60 के बीच में अक्यूमुलेट करिए। देखिए पूरा दिन बैंक निफ्टी ने 23,300 के ऊपर कारोबार किया है। 23,300 का वीवैप है, हमने टेस्ट किया और हम वापस ऊपर आ गए। आई विल नॉट बी सरप्राइज हम 23,400 450 की वापस पुश करें। तो 23,300 का कॉल ऑप्शन 40 से 50 की रेंज में बाय करिए। स्टॉप लॉस 0 का रहेगा, और जो मेरे टारगेट है अपसाइड में 80 और 120, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 23,400 450 की ओर हम जाएंगे। तो 23,300 का कॉल ऑप्शन खरीदे 40 से 50 की रेंज में, कोई स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि 0 ट्रेड है, और अपसाइड में टारगेट 80 रुपए और 120 रुपए के रहेंगे बैंक निफ्टी में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है निफ्टी चलना चाहिए। तो देखिए निफ्टी में अब जो सपोर्ट करेगा लार्ज कैप स्टॉक वो होगा विश्वेश जी, एक मिनट विश्वेश जी, हाँ एक मिनट विश्वेश जी, माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ मैं, एक बार लोगों को ट्रेड लिखवा दूं ताकि उनको समझ में आ जाए। 23,200 का अगर आपको ट्रेड करना है तो नितिन जी ने जो कहा है वो 116 120 में 60 के स्टॉप लॉस से लीजिए। अगर 23,300 का आप ऑप्शन खरीद रहे हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, अब तो एट द मनी हो गया 23,300 का, नहीं 23,200 का, माफ कीजिएगा, नितिन जी ने 23,200 का खरीदने के लिए कहा है, तो इन द मनी है। और 23,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की बात विश्वेश जी कर रहे हैं। 40 से 60 रुपए में खरीदिए 80 से 120 के टारगेट के लिए। ये हीरो या जीरो ट्रेड है। एक चीज ध्यान में रखिए, हीरो या जीरो ट्रेड में ये मान के चलिए कि आपका जीरो होगा, उतना ही लेना ही। तो कई बार लोगों को लगता है कि हीरो या जीरो ट्रेड इधर या उधर, ये आर या पार वाले ही है। यानी कि अगर आप समझिए, अगर आप अब जैसे विश्वेश जी एट द मनी कॉल दे रहे हैं आपको 23,300 का, ठीक है, 40 से 60 रुपए में,
अगर आप निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सीधा फ्यूचर भी खरीदेंगे तो 50-60 रुपए का तो स्टॉप लॉस रखेंगे ना, ये मान के चलिए। उस हिसाब से ये ट्रेड है। ये आखिरी 1-1.5 घंटे का मूव का अंदाजा लगाने की बात है डेटा के बेसिस पर, ट्रेंड के बेसिस पे। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम केसेस में ये सही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% हर केस में सही हो। तो आप हीरो या जीरो ट्रेड कैसे लेना है वो सीखिए कि आपको उतना ही लेना है कि जितना अगर जीरो हो जाए तो आपको तकलीफ ना हो, आपको दुख ना हो, आपको दर्द ना हो, ये ना लगे कि अरे यार मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पर तो आप उतना ही लीजिए जितने पे आप इतने रिस्क ले सकते हैं। अब आप देखिए किस तरह से 23,250 के आसपास निफ्टी स्पोर्ट चल रहा था, 23,325 हो गया। तो ये ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको रिटर्न भी फास्ट देंगे, और इनमें जब ऑप्शन में वैल्यू घटेगी तो भी बेहद फास्ट घटेगी, क्योंकि आप एक्सपायरी के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं। तो ये ट्रेड लेने का सिस्टम समझिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों ही ट्रेड, हीरो या जीरो के, नितिन जी की तरफ से और साथ ही विश्वेश जी की तरफ से। लेकिन विश्वेश जी की तरफ से एक और है स्टॉक, उसके लिए बिगुल विश्वेश के विशेष का। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और अगर निफ्टी को इनको 11,900 के ऊपर पुश करना है तो दो स्टॉक का सहारा चाहिए होगा टेलीकॉम स्पेस में से, वो होगा भारती और रिलायंस। क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है भारती में बहुत ही ब्रिलियंट रिस्क रिवॉर्ड है। करंटली 428 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि भारती में खरीदारी करनी चाहिए 422 के स्टॉप लॉस से। और अगर निफ्टी को इनको 11,900 के पास ले जाना है तो भारती इज अ हैवी वेट इन एन इंडेक्स, तो मुझे लग रहा है 436 और अपसाइड में 445, 460 तक के भी लेवल आपको देखने मिल सकते हैं 1-2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आज मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हूँ, मैंने पूरी एक्सपायरी जोर लगा के बाइंग करी और 11,900 की ओर ले गया, और फाइनली एक स्पाइक की वजह से मैं अपनी एक्सपायरी को उतनी खराब नहीं होने दूंगा, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू पुश द मार्केट अगेंस्ट टू द 11,900, एंड दिस टाइम heavy weight they are going to use is the Bharti Airtel and Reliance। तो Bharti Airtel में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 422 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 438, 445, 460 ये 3 टारगेट के लिए मुझे लगता है भारती एयरटेल खरीदना चाहिए। तो जो हमने ट्रेड दिया बैंक निफ्टी निफ्टी का, उसको अकम्पेन करने के लिए हैवी वेट में भारती में खरीदारी की राय है। नजर रखिए भारती एयरटेल पर, यहां पर मूव आ सकती है। नजर कुछ और स्टॉक्स पर ही रखिए जो आज मार्केट्स खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं। वरुण से जान लेते हैं कौन से ये नाम। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। देखिए, सबसे तो वेदांता की डीलिस्टिंग तो अभी तक करीब 16 करोड़ 70 लाख के आसपास शेयर्स की बोलियां मिली है, तो ये एक अपडेट है। इसके अलावा जीएम बेवरेज आज नतीजे आए, नतीजे थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं क्योंकि रेवेन्यूज में करीब 40% के आसपास की गिरावट हुई है, और कंपनी का एबिटा जो है 37% गिरा है। मुनाफे में भी करीब 40% के आसपास की गिरावट है, 20 करोड़ से घट के करीब 11 करोड़ के आसपास आया है। केवल मार्जिन है जहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ऑटो कंपनीज यहाँ पे फाड़ा की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया कि सितंबर महीने में जो वाहनों की रजिस्ट्रेशन है उसमें करीब 11.5% के आसपास की मंथ ऑन मंथ बढ़ोतरी देखने मिली है। हालांकि सालाना आधार पे अगर आप देखें तो यहाँ 10.2% की गिरावट हुई है। 2 व्हीलर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में साल दर साल करीब 12.5%, वहीं 3 व्हीलर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 59% की गिरावट हुई है। तो साल दर साल अगर आप देखें तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिली है। अब पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स सूत्रों के हवाले से एक खबर है और हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स में हिस्सा खरीदने के लिए काफ़ी सारी दिग्गज कंपनियां जो है वो दिलचस्पी दिखा रही है, जैसे कि पीएफसी, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, आई स्क्वायर कैपिटल, ये काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि दिलचस्पी दिखा रही है। और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल में पीटीसी इंडिया का करीब 65% हिस्सा भी है, तो इस लिहाज से दोनों काउंटर आपके रडार पर रहने चाहिए। एयरलाइन स्टॉक्स या विमानन मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया और उनका कहना है कि दरअसल एयर ट्रैफिक जो है इस साल के अंत तक, यानी कि इस साल के अंत तक दिसंबर तक सामान्य हो जाएगा और साल के अंत तक के प्री कोविड लेवल पे पहुंचने का यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है। और जो पैसेंजर ट्रैफिक है अक्टूबर के अंत तक वो करीब 2 लाख प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। 12 एयरपोर्ट्स के लिए करीब 13,000 करोड़ के निजी निवेश की उम्मीद है। तो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी खबर है। मेजेस्को आज बोर्ड की बैठक थी बायबैक के लिए, बायबैक का प्राइस तय हो चुका है 845 रुपीज़ पे। बैंक ऑफ इंडिया 8 एनपीएस 282 करोड़ के बेचने के लिए यहाँ बोलियां मंगा रही है। कैडिला हेल्थ इनको एक इनहेलर लॉन्च के लिए, जायडस ने बेसिकली एक इनहेलर लॉन्च किया है नया और 495 रुपीज़ प्रति पैक इसका भाव रखा गया है। निटको इनकी जो सेल्स है
वो पिछले साल के सितंबर के मुकाबले 80% लेवल्स पे पहुंच चुकी है, तो अच्छी रिकवरी है। एबीबी पावर को एचपीसीएल से राजस्थान रिफाइनरी के लिए 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इन्फोसिस ब्लू एकॉन ICI का अधिग्रहण इन्होंने किया है। $12.5 करोड़ में यह अधिग्रहण किया गया है। ओके, शुक्रिया वरुण। तो नजर रखिए और आईटी स्टॉक्स में खबरों के साथ साथ आप बेहतरीन एक्शन भी देख रहे हैं। बाय की उम्मीद से भी 2 आईटी स्टॉक्स आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। चलिए बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पर आया है और बहुत दिनों के बाद ही रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 93 रुपीज 25 पैसा, 93 रुपीज 30 पैसा। पेपर स्टॉक्स में मोमेंटम है और स्टॉक का नाम है जेके पेपर। जेके पेपर में यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। लास्ट 7 दिनों का हाई जेके पेपर अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है। इसके अंदर ब्रेकआउट है, यहाँ पे बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यहाँ पे सीएमपी पे स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। जेके पेपर में यहाँ पे खरीदारी करें। नीचे में 90 रुपए का सपोर्ट है, तो 90 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। पिछले 5 से 7 दिनों का ये हाई ब्रेक कर रहा है और लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके ये बाउंस दिखा रहा है, तो ये यहां से एक अच्छा अपमूव दिखाना चाहिए, जिसमें 98 से 100 रुपए तक के लेवल जेके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करें 100 रुपए के लिए टारगेट के लिए, 90 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। जेके पेपर पर खरीदारी करिए, यह है आपके लिए सुमित जी की राय इस समय। और भी कई स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं पिछले कुछ मिनटों में। वेदांता पर नजर रखिए, काफी वॉलेटाइल आज एक्शन है, वायदा कारोबार के बैन के बाहर है। अभी थोड़ी देर पहले निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हुई है। वेदांता फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी 4% नीचे आपको दिखेगा। बायोकॉन में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है, सुबह से थोड़ा एक्टिव है और अब फ्रेश मूव बायोकॉन में आती हुई दिख रही है। बंसल जी, बायोकॉन में कुछ चल रहा है, 460 के लेवल्स पर है, या अच्छे मूव के लिए तैयार है बायोकॉन? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। ये ऊपर ही लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी करेक्शन आया है स्टॉक में, जैसे नीचे में 447, 445 एक अहम सपोर्ट है। आज भी 452 के अराउंड स्टॉक आया था, तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। दीपांशु, करेक्शन पर खरीदारी की राय है। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि 450 तक दोबारा नीचे में गिरेगा, बट 455, 457 के लेवल भी मिलते हैं, तो 2-2.5 रुपए नीचे मौजूदा स्तरों से नीचे के भाव मिलते हैं, तो खरीदारी की राय है। बाय एंड होल्ड करें बायोकॉन को। बाय एंड होल्ड करके चलना है आपको बायोकॉन को। एक बढ़िया मूव उस स्टॉक पर भी आपको आती हुई दिख रही है। तो काफी एक्शन है इन नामों में, और देखिए एक्शन और कैसे बन सकता है। जैन साहब, प्रिज्म जॉनसन, लगातार आपने इस स्टॉक पे बात भी करी है, आज भी अच्छी मूव दिखा रहा है। कोई केस बनता है जैसे जैसे सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है प्रिज्म जॉनसन के लिए? देखिए, सीमेंट स्टॉक्स तो सर्टेनली बहुत बढ़िया लगता है। देखिए, लीडर या अल्ट्राटेक एक जबरदस्त, टेक्निकली भी एक बहुत अच्छे लेवल पे आ गया और फंडामेंटली तो अच्छा है ही है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट कैपेसिटी वाइज भी और डिमांड आगे दिख ही रही है। और बहुत छोटे स्टॉक्स बहुत सारे मैंने जैन साहब के जेम्स में भी और नॉर्मली भी काफी रेकमेंड किए हुए हैं। बट प्रिज्म जॉनसन मुझे संभाव, देखिए एक लेवल अच्छा है, टेक्निकली प्ले किया जा सकता है, बट फंडामेंटली मेरे पास और जब ऑप्शंस है, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि इतने सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, तो वहां पे दिमाग लगाया जाए रादर देन बाइंग दिस। बट ये लेवल बहुत अट्रैक्टिव था, इसीलिए इसमें मूव भी आ रहा है और आज इनफैक्ट अच्छा खासा मूव भी है। शायद आज सुमित जी ने भी दिया ये सेटेलाइट के तौर पे, तो टेक्निकली तो बहुत बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। बट ओवरऑल मैं थोड़ा सा, चूंकि दूसरे ऑप्शंस है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग की राय निकली। बिल्कुल, तो बेटर ऑप्शन हैं, पर स्टॉक पर आप मूवमेंट देख रहे हैं। और जैसे कि जैन साहब भी कह रहे थे, सुमित जी ने भी स्टॉक की रिकमेंडेशन करी थी, और देखिए मूव भी इस पर अच्छा आते हुए दिख रहा है इस समय। 5-5.5% की तेजी है। जैन साहब का एक और स्टॉक है जो उन्होंने पहले रिकमेंड किया, जो आज काफ़ी एक्शन में, थोड़ी देर में उनसे इस स्टॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक कुछ और जो नेम्स हैं जहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, वहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर है इस समय बाजार में, पर काफ़ी सारे कैश के स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिखा रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स है उनमें से एक स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी इस समय बन रही है। कुणाल जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स पे कोई ट्रेड बनता है? जिस तरह से एम्फेसिस आप लोगों ने सुबह पकड़ा था, परसिस्टेंट पर क्या व्यू है?
देखिए बहुत मजबूत चार्ट है दीपांशु, लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। कल इसमें हल्की सी गिरावट आई, आज आप देखिए गैप अप ओपनिंग हुई और प्रीवियस कैंडल से ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, यानी कि बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न इसके चार्ट पर बना हुआ है। तो मेरी राय में तो देखिए बिल्कुल इन स्तरों पर भी बाय करने में हर्ष नहीं है। कल के जो क्लोज का भाव है 1260 रुपए के आसपास, वहां एक स्टॉप लॉस रख लें तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि 1400 रुपए की ओर अग्रसर है। मेरी बिल्कुल खरीद के होल्ड करने की राय है। बिल्कुल खरीद के होल्ड करने की राय है, चाहे कैश हो चाहे फ्यूचर्स के स्टॉक हो, बट आईटी स्टॉक्स ही हैं जहां पर बढ़िया मूव आ रही है। थोड़ा कोफोर्ज लिमिटेड ऊपरी स्तरों से आपको हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, वहां पर नजर रखिए। पर कई सारे और स्टॉक्स हैं जो बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। सुमित जी, एसआरएफ पर कुछ करना चाहिए, सुबह से एक्टिव हो रहा है ये स्टॉक, अभी फिर से एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है एसआरएफ में। दीपांशु, बाय का पोजीशंस होल्ड करना चाहिए एसआरएफ में। एसआरएफ आज लोअर लेवल से अच्छा अपसाइड मूव दिखा है और हायर लेवल्स पे टिका हुआ है। इसके अंदर ऊपर में जो इमीडिएट हर्डल है एसआरएफ में वो 4300 के आसपास है। जैसे स्टॉक 4300 का लेवल तोड़ेगा और ऊपर सस्टेन करेगा तो ये मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर हमें और तेजी देखने को मिलेगी। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 4190 4200 के आसपास है। 4300 का लेवल ब्रेक होने के बाद 4400 तक के लेवल एसआरएफ में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एसआरएफ पर आपको नजर रखनी चाहिए जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है। बंसल साहब, अदानी एंटरप्राइजेज आज थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, स्टॉक 2-2.5% नीचे आया है, क्या करना चाहिए? गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी के लेवल्स हैं या फिर और वीकनेस देखेंगे इस पे? नहीं देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है और एक बड़ी अच्छी रैली दी है और वागले जी ने इसको बड़े सही लेवल्स पे रिकमेंड भी किया था, कल भी किया था, उससे पहले भी किया था। बट फॉर द टाइम बिंग मैं अवॉइड करूंगा। मैं करेक्शन पे दीपांशु तभी खरीदूंगा जब ये स्टॉक 311 312 के अराउंड मिलेगा। एल्स कोई दोबारा अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा तब बाय करेंगे, नहीं तो नीचे में अगर 310 311 के प्राइस मिलते हैं वहां पे बाय करेंगे। शॉर्टिंग के लिए बिल्कुल अवॉइड करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस को। ओके, शॉर्टिंग के लिए अवॉइड करना है अदानी एंटरप्राइजेज। फिर से और अगर गिरावट आए तो आप खरीदारी करके यहाँ पर चल सकते हैं। नजर रखिए मूवमेंट उस पर आ रहा है। कुणाल जी, आज टाटा कंज्यूमर यहाँ पर हमने गिरावट आती हुई देखी है, ये खरीदारी का मौका है? 500 के नीचे फिसला है स्टॉक या फिर और थोड़ी गिरावट आएगी? देखिए यहाँ पर दीपांशु अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर में थोड़ी कमजोरी आते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि और गिरावट थोड़ी गहरा सकती है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है 480 475 के आसपास सपोर्ट लेगा। 491 का भाव है, तो अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि 10-15 रुपए की गिरावट की गुंजाइश है। हाँ, 475 पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, एक बड़ा फिबोनाची लेवल भी वो है, तो मुझे लगता है कि वहां पर सपोर्ट आना चाहिए। तो इन स्तरों पर नई शॉर्ट खोलने की राय नहीं है, लेकिन नई खरीद करेंगे 475 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर पर रहा है। देखते हैं थोड़ा और यहाँ पे मूवमेंट होता है नहीं। कंजम्पशन में आज थोड़ी वीकनेस आ रही है। डाबर पर भी देखिए सुबह से ही थोड़ा क्वाइट लग रहा है। एचएल में मूव आती हुई दिखी थी पर वो फिर सस्टेन नहीं कर पाई। गोदरेज, सीपी, मैरिको, इन सभी स्टॉक्स में आपने हल्का सा दबाव देखा है। ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है बट फिर भी मूवमेंट हो रहा है इस स्पेस पे। जैन साहब, फर्स्ट सोर्स, इस पर आपकी राय चाहिए थी। आपने यहाँ पर पहले भी कॉल दी है, आपके पहले वाले टारगेट्स आए हैं, फिर थोड़ा मूवमेंट भी हुआ स्टॉक में। अब जो एक नई तेजी की लहर आई है पूरे आईटी स्पेस में, इसमें फर्स्ट सोर्स का की कैसे परफॉर्मेंस रह सकती है? देखिए बहुत सही याद है आपको, 28 रुपए से कंटिन्यूअस हर लेवल पे रेकमेंड किया है। और क्योंकि कई बार क्या होता है, 28 रुपए पे रेकमेंड करते हो, फिर 40 रुपए आ जाते हैं, तो 40 पे भी वापस से कन्विक्शन आता है, फिर 50 पे भी रेकमेंड किया। तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें डिविडेंड प्ले भी हो गया है और ओवरऑल बहुत बढ़िया कैश जनरेट करता है ये स्टॉक। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरीके से आईटी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक हाइप हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। मैं नीचे आएगा तब ये स्टॉक को वापस से रेकमेंड करूंगा, बट यस, नजरें बनाए रखे, जिन्होंने ले रखा वो कंटिन्यू कर सकते हैं होल्डिंग, बट अदरवाइज फ्रेश एंट्री के लिए हम और कोई आईटी स्टॉक या कुछ और बेहतर आइडियाज देखेंगे। और बाकी अब जो पैसा है वो बायबैक के लिए यूज करने की मैं राय दूंगा, क्योंकि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब, टीसीएस और विप्रो का तो हो ही रहा है, तो इनमें यूज करने के लिए मैं राय दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा भले एक्सेप्टेंस नहीं हो बट जितना भी हो उसमें बहुत बढ़िया रिटर्न निकलता है। ये हर साल हम करवाते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को भी, और मैं बहुत एग्रेसिवली इस चीज को प्रमोट करता हूं। तो इसलिए आईटी का जो फंड जो एलोकेट करना है वो हमें इस बार बायबैक की अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए करना है।
ओके, तो ये है आपके लिए यहाँ पर राय इस वक्त फर्स्ट सोर्स पर आती हुई दिख रही है। आइए सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और सेठी साहब से लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक। तो बिगुल के साथ करते हैं सदाबहार सेठी साहब का स्वागत। बताएं सेठी साहब, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल आज एक ही स्टॉक है कैश मार्केट का। तो पहले तो एक अपडेट देना चाहूंगा, कल मैंने इसी शो में इन्फोसिस को रिकमेंड करा था 1050 के लेवल पे। मेरे टारगेट थे 1090 के, तो वो आज अचीव करते हुए 1110-12 के लेवल इन्फोसिस ने हिट किया है, तो टारगेट अचीव हो गया उसका। बाकी आज के लिए जो कैश मार्केट का स्टॉक है वापिस एक IT कंपनी है। चारों तरफ IT कंपनीज में ही बहुत ही पॉजिटिव रुझान है। एक छोटी साइज की IT कंपनी है, कंपनी का नाम है एक्सप्लियो सॉल्यूशंस। ये पहले इस कंपनी को SQS इंडिया BFSI के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी भी जो थोड़े दिन पहले मैंने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज को रिकमेंड करा था, जिसके टारगेट भी अचीव हो गए। 435 में रिकमेंड किया था, 475-80 के लेवल थे, वो आ गए और अभी भी उसी लेवल पे है। दूसरी अच्छी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कारोबार करती है और खास करके BFSI जो सेगमेंट है उसको कैटर करती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल सिर्फ 11 का है। अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 21% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%। और जैसे बाकी IT कंपनीज होती है, जीरो डेट कंपनी है। और पिछले 3 साल में अगर देखेंगे तो करीबन 18-19% की दर से प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है। एक सॉलिड कंपनी है और FIS का भी करीबन 13-14% की इसमें हिस्सेदारी है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। करंट लेवल से 513-14 के यहाँ पे खरीदारी करें। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 540 के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 500। पर जरा सेठी साहब नाम और लेवल्स ये वही है क्या, SQS BFSI जिसका पहले नाम हुआ करता था, ये वही कंपनी है? करेक्ट अनिल जी, वही एक्सप्लियो सॉल्यूशन आजकल नया नाम है। पहले इसका नाम यही होता था SQS इंडिया BFSI। करेक्ट, यही नाम है। करेक्ट EXPLEO, करेक्ट EXPLEO, ये है कंपनी का नाम, एक्सप्लियो सॉल्यूशंस। एक बार इसके स्टॉप लेवल्स वापस से बता दीजिए, हम इसका वो पूरा डिटेल लाकर देने की कोशिश करें। एक बार जल्दी से बता दीजिए सर। अनिल जी, करंट प्राइस है 514-15 का, शॉर्ट टर्म टारगेट है 540 का, स्टॉप लॉस रहेगा 500 रुपए का। 500 रुपये का। हम थोड़ी देर में आपके सामने ये स्टॉक आपके सामने ला के रखने की कोशिश करेंगे सेठी साहब की तरफ से, जिसका नाम है SQS BFSI करके ये कंपनी हुआ करती थी। इसने नाम बदल के एक्सप्लियो किया है, EXPLEO। मैं एक बार एक काम तो मैं कर सकता हूँ, BSE का कोड नंबर दे सकता हूँ कि क्या कोड नंबर है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक आपके इसमें नहीं हो। BSE का कोड है 533121। 533121 ये है वो स्टॉक जिस पर खरीदारी की राय है सेठी साहब की तरफ से। एक्सप्लियो सॉल्यूशंस 540 के टारगेट के लिए। विदेशी कंपनी जैसी प्रतीत होती है, वैसे तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियों के नाम ऐसे होते हैं, लेकिन कुणाल जी आपके रेडार पे है, आपने ट्रैक किया है इसे? अनिल जी बिल्कुल, मैंने इसको ट्रैक किया है। काफ़ी बड़ी तेज़ी स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है अनिल जी, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बेस भी निचले स्तरों पर बना है। तो चार्ट अच्छे हैं अनिल जी। एक रेजिस्टेंस ज़रूर मुझे दिखाई पड़ती है 550 के आसपास, तो ये 550 पार करेगा तो स्टॉक को पंख लग जाएंगे। बहुत बेहतरीन स्टॉक हो जाए, निचले स्तरों पर बड़ा शानदार बेस बना है। 550 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर मेरी भी इस पर खरीदारी की राय रहेगी। और साथ ही अनिल जी मौका लगाए तो मेरे और राकेश जी के पास एक चार्ट कॉर्नर की कॉल वेट कर रही है, तो जब आपको वक्त मिले बिल्कुल भिजवा दीजिएगा। इससे बढ़िया कोई वक्त हो ही नहीं सकता। बिल्कुल तैयार है सर। बताएं सर। अनिल जी, हमारी फिर से बिकवाली की राय है और बेचने की राय है। यूबीएल पर यूनाइटेड ब्रेवरीज को बेचने की राय है। स्टॉक 1.5% नीचे है। ओपन इंटरेस्ट में 7% का इजाफा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अनिल जी, कुणाल जी का जो मैसेज आया है कि होप यू डोंट माइंड टेकिंग सेल ऑन यूबीएल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल सेल। तो अनिल जी पता नहीं स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल सेल क्या होता है, तो इस पे रोशनी डालेंगे कुणाल जी। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, ना तो उत्पाद पसंद है ना ये शेयर का चार्ट पसंद है। अनिल जी 960 रुपए के नीचे ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, एक पैटर्न बना है जिसको बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इसी वजह से ये ब्यूटीफुल सेल है। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके चले, 960 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 925 रुपए का 925 का होगा, दूसरा टारगेट 905 रुपए का 905 का होगा। तो मौजूदा स्तरों पर यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रूवरीज पे हमारी बिकवाली की राय पर आपको बिकवाली करनी है। पर आइए बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए उनकी स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में आधे % से ज्यादा की तेजी है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, बट ठीक ठाक ट्रेड है सर, ना ज्यादा गिरावट है ना ज्यादा बढ़त है। हमारे बाजार थोड़े वॉलेटाइल हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए सर? दीप देखिए, पहले मैं डेटा बता दूं आपको। पहली चीज तो ये कि 11,800 नहीं टूटना चाहिए। 11,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। 11,800 के नीचे ही समस्या शुरू होगी, तब तक नहीं तो 15-20 पॉइंट का आखिरी क्वेश्चन है। अगर 11,800 टूटा तो फिर आपके लिए 50 पॉइंट निकलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा और आपकी तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस 11,800 स्पॉट लेवल होना चाहिए निफ्टी पर। और निफ्टी आपका 11,900 के ऊपर निकल कर टिक नहीं पाएगा, ये भी साफ है, क्योंकि यहाँ पर 11,900 पर 60 लाख शेयर हैं कॉल राइटर्स, और तो वो आपके लिए रुकावट का लेवल है। तो बेसिकली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी आज की जो है उसमें बहुत क्लियर कट है। 11,800 पर पुट पर है, 11,900 पर कॉल पर है और उसके बीच में आपको एक्सपायरी होनी है। तो मेरा ये समझना है 11,800 से 11,850 की रेंज में एक्सपायरी होगी। 11,850 के ऊपर की एक्सपायरी मैं नहीं देख रहा इस वक्त, और उसकी वजह बताऊं दीप की 11,850 के पुट पर 30 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 32 लाख शेयर हैं, बराबरी का मामला है। तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर संभावना है कि 11,850 के आसपास हो जाए एक्सपायरी, तो यहीं पर एक्सपायरी होने की संभावना ज्यादा दिखती है। लेकिन हाँ, 11,800 पर पेनी नजर रखिए। अगर 11,800 टूटा तो जिस तरह से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती है उसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि 11,800 के टूटने के बाद 80 लाख शेयर आपके कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है, वो नीचे भी आ सकते हैं। तो 11,800 11,900 मेक और ब्रेक है। ज्यादा संभावना 11,850 के आसपास की एक्सपायरी की इस वक्त दिखती है। 11,800 टूटने के बाद आपको लॉन्ग नहीं रहना है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए दीप, 23,000 मजबूत सपोर्ट है, 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है और ऊपरी स्तरों पर आप देखिए 23,500, 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, इसके पार एक्सपायरी होना इम्पॉसिबल है। और 23,500 से अब आप लगभग 300 पॉइंट नीचे आ गए। मेरा ये समझना है 23,000, 23,075, ये 75 पॉइंट की रेंज जो बैंक निफ्टी पर है, ये आखिरी उम्मीद है। अगर 23,000 बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर आपको लॉन्ग नहीं रहना है, फिर रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन मेरा ये समझना है जो डेटा बता रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि एक बार आप 23,000, 23,075 की रेंज में सपोर्ट ले सकते हैं और वो सपोर्ट लेकर शायद बाजार रुकने की कोशिश करें। तो आखिरी मिनटों में तेज प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, और तेज प्रॉफिट बुकिंग की वजह यही कि आपने 10,800 से 11,800, 11,900 तक इनफैक्ट नॉन स्टॉप आपने तेजी देखी है, बिना किसी कमर्शियल ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के लिए खेद है ऐसा सुने बगैर आपने एकदम एक तरफा तेजी देखिए। तो अब यहां पर दो चीजें हो रही है। पहली, शॉर्ट कवरिंग धीमे धीमे खत्म हो रही है, जो लोग शॉर्ट थे वो अपने शॉर्ट काट के एक्सपायरी के दिन खत्म हो रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, जो लोग फंड्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो 1000 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी के बाद प्रॉफिट बुक करते हुए दिख रहे हैं। तो लॉन्ग्स रिस्की है, लॉन्ग्स कम करिए। आखिरी 1 घंटे में ये एक मैसेज साफ नजर आ रहा है, तो हल्के रहिए, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 11,800 तोड़ने की तैयारी निफ्टी की है। 23,075 बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है 23,000, 23,075 वहां पर आ चुका है। तो ये थोड़े से रिस्की लेवल्स के आसपास आ रहा है बाजार, तो यहाँ पर आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हालांकि मेरा अब भी मानना है कि एक्सपायरी 11,800 के नीचे शायद ना हो, लेकिन 11,800 के नीचे अगर 3, 4, 5 मिनट टिक गए, अभी क्या बज रहा है 2:37 है, अगर आप 2:45 तक आप 11,800 के नीचे रहते हैं तो 11,750 आपको आता हुआ दिख सकता है। 750, 760 तक आ सकता है, वो वहां तक की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन मेरा ये समझना थोड़ा यहाँ रुकना चाहिए, एक बाउंस हो, उस बाउंस में आप अपनी तेजी की पोजीशन फिर से हल्की कर सकते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग का जो सारा था वो काफी हद तक मिल चुका है। ये है आपके लिए पूरे डेटा एनालिसिस। तो दोनों तरफ अब डेटा बराबरी के होते दिख रहे हैं। जी दीप।
बिल्कुल, दोनों तरफ के डेटा बराबरी के हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 11,800 के नीचे गया भी था निफ्टी, पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि अनिल जी आपको बता रहे थे, अहम सपोर्ट है। देखते हैं कि इन लेवल्स पर टिकता है कि नहीं और फिर यहाँ से कैसा बाजार में मूवमेंट आएगा। बट डेफिनेटली कुछ हाई बीटा नेम्स और कुछ बाजार के जो सहारा दे रहे थे बाजार को, वहाँ पर हमने थोड़ा सा प्रेशर और बनते हुए देखा है, जिसकी वजह से गिरावट भी बनी है। ICICI बैंक अब एकदम सपाट हो गया, वहाँ पर बिकवाली का प्रेशर आया है। एक्सिस बैंक अब नेगेटिव होता हुए दिख रहा है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही गिरावट आती हुई दिखी है। ज्यादातर बैंक्स में अगर आप देखें वैसे तो पॉजिटिव ट्रेड है, पर ऊपरी स्तरों से थोड़ी परेशानी आई है और NBFCs पर भी आप अब थोड़ा नेगेटिव एक्शन ज्यादा बनते हुए देख रहे हैं। पर आइए कुछ NBFCs के बारे में बात करते हैं जहां पर एक्शन चल रहा है, और मणप्पुरम फाइनेंस यहां पर आजकल क्या चल रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट है जहां तक मणप्पुरम का सवाल है। इतना पार्टिसिपेट उसने नहीं करा है जितना हमने बाकी NBFC स्टॉक्स को देखा है। डेफिनेटली अभी अगर आप देखें तो इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो इसका पार्टिसिपेशन काफ़ी बेहतर रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में करीब 60% के आसपास का उछाल जो है वो इस काउंटर में देखा गया है। रीज़न सबसे बड़ा तो ये है क्योंकि गोल्ड में उछाल देखने मिला है, तो उसके वजह से लगातार तेज़ी इस काउंटर में देखी गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोग इस कंपनी के कारोबार को लेकर काफ़ी बुलिश है। इनका कहना है कि ये बाकी NBFCs के मुकाबले बेहद अच्छी स्थिति में है और FY 20 से 23 तक AUM में 18% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, याद रखिए ये कंपनी गोल्ड लोन देती है, तो इनके जो जिसके बेसिस पे लोन देते हैं वो है गोल्ड, और उसका LTV यानी कि लोन टू वैल्यू जो है वो करीब करीब 75% होता है। यानी कि इनके लिए जो NPA की दिक्कत है वो काफ़ी कम होती है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थी कि अब जब कोविड हुआ उसके बाद लोगों को क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कुछ लोगों ने तो 55% LTV पे भी लोन ले लिया। यानी कि आप 100 रुपये का गोल्ड दीजिए लेकिन पैसे आप लेंगे सिर्फ 55 यानी कि 55 रुपया। तो इससे इस कंपनी को जो फ़ायदा है वो भरपूर होता है। और NPA की ट्रैजेक्टरी भी देखिए आप, FY 18 में 0.5%, FY 19 में 0.6, FY 20 में 0.9। तो NPA इस कंपनी के काफ़ी कम है, लोन टू वैल्यू 75% होने के कारण, और अच्छी खासी AUM ग्रोथ के या अनुमान लगाया जा रहा है। और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 60% की तेज़ी देखने मिली है। और इनफैक्ट मैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, IIFL की एक रिपोर्ट है जो कि इसमें 200 रुपये के आसपास के लक्ष्य देख रहे हैं। गोल्ड फिर चढ़ेगा तो फिर से स्टॉक में आपको और भी तेज़ी देखने मिल सकती है। अभी 1900 के नीचे आ चुका है गोल्ड, इसके लिए स्टॉक थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो ये है आपके लिए NBFC और स्पेशली गोल्ड कंपनियों पर ये डिटेल रिसर्च। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए तैयार है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, बताइए किस सेक्टर की शेयर से जुड़ी हुई खबर? जी बिल्कुल, खबर है जहां सूत्र हमें बता रहे हैं कि एंटी सर्कमवेंशन इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है सरकार की तरफ से, जो बेसिकली ये एलिज किया जा रहा है कि कुछ इंपोर्ट है सिरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर, इनको लेकर जो चाइना से आ रहे हैं। तो कंपनी जो ला ओपाला यहाँ पर खबर उसके लिए अच्छी साबित होते हुए आ रही है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेस में काफ़ी बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ जो सर्कमवेंट होकर आ रहे हैं ड्यूटी वाइज अगर हम देखें तो मलेशिया से भी ये सामान मलेशिया जा रहा है और मलेशिया से यहाँ आ रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है सरकार से कि इसको इस वक्त नहीं अलाउ किया जाए और यहाँ पर एक ड्यूटी लगाई जाए, एंटी सर्कमवेंटिंग ड्यूटी को लेकर ये बात हो रही है। तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें तो 12 महीने का पीरियड दिया गया, अप्रैल 29 से मार्च 2020 तक, और इस बीच यहाँ बहुत ज़्यादा डंपिंग हुई है और इसके लिए और सर्कमवेंट होकर आ रही है। मतलब इस कंट्री से अगर ड्यूटी लगी हुई है तो दूसरी कंट्री की तरफ से एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और अब वहाँ पर भी सरकार की नज़र है और इस पे चालू हो गई इन्वेस्टिगेशन, जो कि ला ओपाला के लिए एक अच्छी खबर साबित होती है। ओके, तो ला ओपाला ये है वो स्टॉक जिसके लिए एक अच्छी खबर 2 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच में हुई इंपोर्ट पर जांच की जा रही है। जैन साहब, आपका पसंदीदा शेयर, मेरे ख्याल से आपका जेम्स के तौर पर भी ये स्टॉक रह चुका है। बेहतरीन कंपनी है और जिस तरह से कंजम्पशन वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है, साथ ही चाइना से होने वाले सस्ते इंपोर्ट पर थोड़ी सी पैनी नजर है सरकार की। बताइए इस स्टॉक पर क्या है आपकी राय? सितंबर को मैंने वापस से रेकमेंड किया था, जो
हमारा एसपीएल मिड कैप सेगमेंट है, उसमें शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे 220 के लगभग और 245-50 का टारगेट दिया था। फंडामेंटल्स तो गजब के फंडामेंटल्स अनिल जी, और ये स्टॉक जब बहुत खराब दिन चल रहे थे मार्केट्स में तभी भी 140-50 के रेंज में दिया था और उसके बाद जबरदस्त चला और कुछ भी नहीं है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके के फंडामेंटल्स और जिस तरीके के नंबर्स कंपनी प्रेजेंट करती है और एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो ये आराम से 250-60 के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। और जिनको लेना वो बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट भी करे। दिस न्यूज इज क्वाइट पॉजिटिव एंड कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, न्यूज भी अच्छी और टेक्निकली भी बहुत साउंड है, तो कोई इशू नहीं। तो ये है आपके लिए ला ओपला पर राय जैन साहब की तरफ से मजबूत कंपनी और यहाँ पर एक्शन आपके लिए भरपूर तेजी का हो सकता है। तो अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड करते हुए बाजार देखिए 11,800 के आसपास से ही निफ्टी घुमा है और 23,075 का एग्जैक्टली लो 23,076 का है। बैंक निफ्टी भी वहीं से घुमा है। तो पहले सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है, अब देखिए 11,850 तक पहुंचता है और 23,200 23,300 वायदा कारोबार के डेटा कहाँ है, मैं एक बार जरा डेटा भी देख लूँ। ऊपर की तरफ जी हाँ 23,200 पर 10 लाख शेयर हैं कॉल्स में और 23,300 पर 9 लाख शेयर। तो 23,200 23,300 की रेंज में थोड़ी सी रुकावट निफ्टी को मिल सकती है। ये है आपके लिए ओके। तो ये इस वक्त का माहौल है। इस बीच वेदांता थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होकर ऊपर आया। 111 से 121 की यात्रा इसने तय की है। देखिए ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसला और निचले स्तरों से तेजी से रिकवर हुआ। अब 2% नीचे, लेकिन पूरी संभावना ये कि आज फिर से वायदा कारोबार के बैन में वेदांता जाता हुआ नजर आएगा। तो बैन में जाने की तैयारी वेदांता की तरफ से होती हुई दिख रही है। 2% की कमजोरी अब बची है। 11% ओपन इंटरेस्ट बचा है और 95 लाख शेयरों का कारोबार आज ओपन इंटरेस्ट है। 9 करोड़ 50 लाख शेयरों का, माफ कीजिएगा। तो 11.5 करोड़ से 2 करोड़ ओपन इंटरेस्ट घटा है 2 दिन पहले जो था उसमें, और अब में ये फर्क आया है। वेदांता जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए कुणाल जी, अब इसके लिए कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या करना चाहिए? अरे जी देखिए काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि आज जो सपोर्ट इसने लिया है वो बिल्कुल जो मेजर सपोर्ट्स हैं वहीं से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि 116 रुपए जो है स्टॉक के लिए अब एक बेस बन गया है। 116 के नीचे जब तक नहीं जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। 116 से 132 ये अब इमीडिएट रेंज होगी जिसमें स्टॉक काफ़ी वक्त बिताएगा। वॉलेटिलिटी काफ़ी एलिवेटेड है, इसलिए बहुत सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन 116 से 132 ये 2 लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। ओके ये है आपके लिए वेदांता पर इस समय राय। काफ़ी वॉलेटाइल एक्शन हो रहा है, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे। अभी पिछले आधे घंटे में तकरीबन 2 करोड़ शेयर्स की फ्रेश बिड्स भी आती हुई दिखी हैं, जहां तक डीलिस्टिंग का सवाल है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जो अब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पर अब थोड़ा फिसलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हम श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्रीकांत जी से पूछते हैं कि क्या चल रहा है इन स्टॉक में। श्रीकांत जी, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, यहाँ पर हम बढ़िया एक्शन देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में, अभी गिरावट आई है, 250 के नीचे गया है। एनबीएफसी जैसे जैसे फिसले हैं, क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स पर? खरीदारी करें या फिर और प्रेशर देखते हैं आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए वैसे दीपांशु जो मार्केट का जो एक फॉर्मेशन बना है वो तो काफी क्लियर है कि इसमें एट एवरी डिक्लाइन बाइंग आ सकता है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चोला मंडलम फाइनेंस जो भी अभी जो स्टॉक अभी गिर रहा है, यहाँ पे इसके जो एक ओवरऑल डेली फॉर्मेशन को आप देखते हो तो वहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है और उस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अपर बाउंड्री को हिट करने के बाद ये वापस लोअर बाउंड्री के करीब जा रहा है। तो 245 के करीब मुझे लगता है कि इसे बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि स्टॉक 230 के नीचे ट्रेड कर पाएगा ज्यादा, और 270 से लेकर 275 के टारगेट भी काफी क्लियरली विजिबल है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर एक पोजिशनल व्यू बना के इसे बाय करते जाना चाहिए और एक 230 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ओके ये है आपके लिए सलाह जहां तक चोला इन्वेस्टमेंट का सवाल है। प्रेशर उस स्टॉक पर बन रहा है पर गिरावट है, खरीदारी का मौका है। ये है आपके लिए श्रीकांत जी की सलाह। दूसरी तरफ कैडला पर देखिए फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है, थोड़ा फिसला था स्टॉक, उसके बाद फिर से इस पर खरीदारी का ट्रेंड बनते हुए दिखा है। और आज सन फार्मा भी वापस आपको पार्टिसिपेट करते दिख रहा है। अभी तक थोड़ा क्वाइट था सन फार्मा, पिछले कुछ दिनों से तो ऑफकोर्स अच्छा परफॉर्म किया था, बट अब एक सन फार्मा में भी फ्रेश मूव बनती हुई दिखी है। बंसल जी, सन फार्मा खरीदना चाहिए 520 के लेवल्स पर?
देखिए दीपांशु एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे से अच्छे से निकला है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा नई खरीदारी के लिए, जब मेरे को यहाँ पर एक डिसाइसिव क्लोजिंग दीपांशु, डिसाइसिव क्लोजिंग 528 के ऊपर की मिलेगी तभी मेरी यहाँ पर खरीदारी की राय होगी। एल्स फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करूंगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल रुझान खराब है, एक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो मेरी राय ब्रेकआउट पे लेने की होगी और ब्रेकआउट होगा जब 508 के ऊपर की एक नीट क्लीन क्लियर क्लोजिंग मिलेगी। ओके तो ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, बट देखिए दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं इस समय बाजार में, और पर निचले स्तरों से थोड़ा एक्शन आपने सन पर होते हुए दिखा है। आरबीएल बैंक यहाँ पर बड़ी गिरावट है, और सुमित जी हम देख रहे हैं कि लगातार आरबीएल बैंक पर प्रेशर बन रहा है। जब बैंक्स ऊपर जा रहे थे तो इतना पार्टिसिपेशन आरबीएल से नहीं आया, डेज लो पर है 3%। क्या करना चाहिए आरबीएल बैंक में? दीपांशु वेट कर रही है स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक में आपने बिल्कुल सही कहा, जब बैंक्स ऊपर जा रहे थे तब स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट क्या आया बैंकिंग स्टॉक्स में ऊपर से या बैंक निफ्टी में, स्टॉक ने 3 दिनों के लो ब्रेक कर दिए। तो एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें स्टॉक के अंदर कैसे कल डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद इसके अंदर फ्रेश ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। सपोर्ट मैं बता देता हूं, 170 का भी इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 170 का लेवल टूटा तो फिर इसमें गिरावट और आएगी, और तेजी ऊपर में 175 178 का लेवल टूटने के बाद ही देखने को मिलेगी। तो कल एक दिन और इसमें जाने दीजिए, देखते हैं किस तरह का मूव इसमें डेवलप होता है, उसके बाद इसमें ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। ओके तो नजर रखिए आरबीएल बैंक पर। वागले साहब, गेल पर आपने ट्रेंड बहुत बढ़िया पकड़ा था, सॉरी एमजीएल पर एक बढ़िया ट्रेंड पकड़ा था, गेल पर कोई राय सर? गिरावट आ रही है, डेज लो पर ये स्टॉक भी है 2.5% नीचे। दीपांशु एक्चुअली ये ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं बट वीक है। अगर ये 82 81 तक मुझे दिखता है, अगर वो ब्रेक होता है फिर 75 तक भी जा सकता है। मुझे लगता है हर बाउंस बैक पे बेचना चाहिए। 87 88 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, और ऑन द डाउन साइड 78 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 75। ओके एक बार रैमको सिस्टम्स की चार्ट जरा पुल अप करिए। एक बड़ा ब्रेकडाउन हम आते हुए देख रहे हैं। जहां तक रैमको सिस्टम्स का सवाल है, ऊपरी स्तरों से काफ़ी भारी गिरावट आई, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं जब इस स्टॉक को देख रहा था तो काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। वहां से अगर आप देखें तो एक भारी मात्रा में गिरावट आती हुई दिखी है। जहां तक रैमको सिस्टम्स का सवाल है, 4% 5% ऊपर था रैमको सिस्टम्स, और वहां से देखिए सीधा फिर निचले सर्किट पर आया, तो ऑलमोस्ट अपर सर्किट से निचले सर्किट पर आया रैमको सिस्टम्स। तो वहां पर आप ऑफ कोर्स एक्शन देख रहे हैं। जैसे जैसे बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में उसका प्रभाव भी बन रहा है। नज़र रखिए रैमको सिस्टम्स पर एल&टी इन्फोटेक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही पॉजिटिव रुझान है, और अभी भी अगर आप नज़र डालेंगे तो 6% की तेज़ी होल्ड कर रहा है। थोड़ा फिसलने के बाद वापस खरीदारी आती हुई दिखी है। ग्लेनमार्क पर वापस खरीदारी आती हुई दिख रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स ये अब फिर से मूवमेंट आपको दिखा रहा है, और फ्रेश स्पाइक के साथ डेज हाई पर अपोलो हॉस्पिटल्स आया है। श्रीकांत जी, अपोलो हॉस्पिटल्स 3% ऊपर ट्रेड बनता है। मोमेंटम को देखें तो इसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ये स्टॉक हर एक लेवल को क्रॉस कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 या 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो उसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया था, लेकिन अभी इवेंचुअली उस कंसोलिडेशन को उसने ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज के लोज है 2180, हम उन्हीं स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करेंगे, और टारगेट्स रखेंगे हम 2325 से लेकर 2350। ओके तो ये है आपके लिए अपोलो पर राय पर। आइए श्रीकांत जी के पास एक बीटीएसटी कॉल भी है, तो बिगुल बजाते हैं श्रीकांत जी के लिए बीटीएसटी टी। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए, वैसे अभी फार्मा में अच्छी तेजी बन रही है, और इनफैक्ट पिछले 4 या 5 दिनों का अगर आप ट्रेंड देखते हो तो काफी साइडवेज था। अभी उसमें से अगर कोई स्टॉक अगर उभर के आ रहा है तो वो है सिप्ला, और आप सिप्ला के डेली फॉर्मेशन को देखते हो तो वो काफी कन्विंसिंग है। इसे करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 806 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 795 का, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस होता है। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 830 से लेकर 835 रुपए के। और अगर इसके वीकली फॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो इसमें काफी अच्छा एक स्मॉल ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है, और उसमें से ब्रेकआउट बना है। तो मुझे लगता है कि जो इसके प्रीवियस हाइज थे, ये इन्हें क्रॉस करके ये स्टॉक शायद एक बार 850 या 855 के लेवल्स को भी दिखा सकता है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। 795 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो सिप्ला पर नजर रखिए।
बढ़िया मूव आ रही है और फार्मा फ्लेवर ऑफ द सीजन है भी, जैसे कि कुणाल जी, राकेश जी, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको बता रहे हैं। और सिप्ला पर आपको एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है इस समय। बंसल जी, वोल्टास आपकी कॉल थी सर, 2% ऊपर है, थोड़ा बाजार वॉलेटाइल है, कुछ करना चाहिए? कॉल को होल्ड करें या फिर इस समय एग्जिट करें? देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है। पहले तो मेरी दीपांशु गुजारिश है आपसे और अनिल जी से, मुझे 40 पैसे का ग्रेस मार्क दीजिए। मेरा टारगेट 692 का था और 691.60 के हाईज लगे हैं, तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है। टेक्निकल रुझान अच्छा है दीपांशु। अगर करेक्शन पर 677 678 के प्राइस मिलते हैं किसी भी मार्केट की वॉलेटिलिटी में, तो वो स्तर एकदम बेहतरीन स्तर होंगे इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने के लिए। दे दिया बंसल जी, टारगेट हिट ऑन वोल्टास। और जैसे कि बंसल जी कह रहे हैं, अगर डिप आए तो फिर से खरीदारी करिए, अच्छे मूव के लिए, और अच्छी मूव वोल्टास पर आ सकती है। पर आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले के वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ये मेरा BTST है। इत्तेफाक से कल भी मेरे रडार पर यही आया था और इसमें हमको 30 रुपए मिले। स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, कल 2170 में बोला था, 2205 का टारगेट था। अभी मैं 2220 के आसपास बोलता हूँ। मुझे 2260 के टारगेट्स मुझे दिखाई देते हैं कल के लिए, और मेरे हिसाब से पहले 1-1.5 घंटे में आने चाहिए, और मेरा 2210 का स्टॉप लॉस होगा। अपोलो हॉस्पिटल्स, लगातार वागले साहब ने इसे एक्टिवली ट्रैक भी किया है और आपने यहाँ पर अच्छी मूव भी देखी है। पर आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का और उनकी BTST कॉल ले लेते हैं। वेलकम बैक भसीन साहब, बताइए BTST के लिए क्या चुना है आपने? BTST के लिए अजी बेस्ट बैंक टू बाय ICICI बैंक 84 साढ़े 84 76 का स्टॉप लॉस 395 का टारगेट। एंड आई डोंट रूल आउट के आज लास्ट हाफ आवर में बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में, बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी है। सो डोंट रूल आउट 395 कमिंग मे बी बाय टुडे इवनिंग एट 3:30 ऑल्सो। ओके, बड़ा बुल कॉल है ICICI बैंक पर भसीन साहब की तरफ से BTST के लिए। शुक्रिया भसीन साहब। ICICI बैंक यहाँ पर भसीन साहब की तरफ से कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है, थोड़ा डिप आया है, पर भसीन साहब कह रहे हैं कि खरीदारी का मौका है, इसका फायदा उठाइए BTST। चलिए बिगुल, सुमित जी के लिए बताएं। सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है FMCG काउंटर नेस्ले में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस ले, और ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। नेस्ले यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। क्योंकि स्टॉक आज 200 DMA लेवल ब्रेक कर रहा है। पिछले 7 से 9 दिनों में स्टॉक ने धीरे धीरे करके तेजी दिखाया है और आज 200 DMA लेवल ब्रेक हुआ है, तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 16,500 का पहला टारगेट बनेगा और 16,500 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक के अंदर और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और 16,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो नेस्ले में लॉन्ग पोजीशंस ले, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 16,000 के नीचे का, ऊपर में टारगेट 16,500 से लेके 16,800 तक के लेवल जल्दी ही नेस्ले में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए नेस्ले पर राय, जिस तरह से वहां पर भी मूव होते हुए दिख रहा है। काफी अच्छा एक्शन है इस स्टॉक में। एक और बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTST। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि सिप्ला के साथ साथ एक डॉक्टर रेड्डी पे भी हम बाय कॉल लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसने एक करेक्टिव पैटर्न के एक करेक्टिव लेग को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से अगर कोई नेक्स्ट अगर रैली अगर आती है तो वो शायद 5300 या 5350 के लेवल्स को छू सकती है। तो करंट लेवल से डॉक्टर रेड्डी को बाय करें। 5120 का स्टॉप लॉस हम रखेंगे, जो 50 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, और यहाँ से टारगेट्स रखेंगे हम 5300 के।
ओके 5300 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, यहाँ पर आप पार्टिसिपेशन और बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक और स्पेस जहाँ पर बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा है, इंश्योरेंस स्टॉक्स। पिछले कुछ दिनों में हमने रिबाउंड भी यहाँ पर आते हुए देखा है और जो डेटा है वो भी काफी सपोर्टिव है। क्या बता रहे हैं जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है इंश्योरेंस सेक्टर के, आइए जानते हैं पूजा के साथ। पूजा बताइए क्या अपडेट है यहाँ पर। जी, इंश्योरेंस सेक्टर के जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट है, यानी कि जो ऐप है, उस आंकड़े में हम देख रहे हैं लगातार ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ है। और अप्रैल से अगर कंपेयर करेंगे, अप्रैल 2020 से, तो अब तक काफी ज्यादा सुधार सभी कंपनियों में देखने को मिला है। खास करके इसमें निजी जो प्लेयर्स हैं उनके में और उनके प्रदर्शन में काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। Q2 FY21 की बात करेंगे, यानी करंट क्वार्टर की, तो कुल इंडस्ट्री प्रीमियम में करीब 4% की बढ़त हुई और हमने Q1 में देखा था कि जो प्रीमियम था उसमें 19% की गिरावट ही देखी गई थी। तो विद इन अ क्वार्टर हमने देखा कि एक शानदार टर्न अराउंड इंश्योरेंस कंपनियों के परफॉर्मेंस में देखने को मिला। और यहाँ पर स्पेशली दो कंपनियां, LIC तो इस लिस्ट में है ही, HDFC लाइफ का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है। HDFC लाइफ के प्रीमियम इक्विवेलेंट में करीब 45% की ग्रोथ देखी गई है। अगर अप्रैल से उसको कंपेयर करें तो नेगेटिव 37% की ग्रोथ यहाँ पर थी। अप्रैल 2020 के नेगेटिव ग्रोथ के मुकाबले सितंबर 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ आई है और HDFC लाइफ को कहीं ना कहीं अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी फायदा मिला है। एक लिस्ट हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें HDFC लाइफ का प्रदर्शन तो अच्छा है ही। पिछले 3 महीने अगर देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, तो वहां पर नेगेटिव ग्रोथ थी लगातार, लेकिन उसके बाद से देखिए लगातार एक सुधार हुआ है। जुलाई में पॉजिटिव 17% की ग्रोथ थी, अगस्त में भी अच्छा सुधार देखने को मिला और सितंबर जो करंट महीना है उसमें 45% की ग्रोथ देखी गई है। SBI की लाइफ के केस में भी ऐसा ही देखने को मिला, -58% की ग्रोथ से अब जो है अभी भी फिलहाल नेगेटिव ग्रोथ ही है, लेकिन एक इंप्रूवमेंट का ट्रेंड यहाँ पर नजर आया है। और सेम केस हमने ICICI प्रूडेंशियल के प्रीमियम के आंकड़ों में भी देखने को मिला। लेकिन इस पूरे सेक्टर को अगर बात करें तो जो आउट परफॉर्म कर रहा है LIC के बाद वो है HDFC लाइफ। ओके, तो नजर रखिए HDFC लाइफ इन पर्टिकुलर शानदार परफॉर्मेंस रही है। जैन साहब क्या करना चाहिए HDFC लाइफ इन पर्टिकुलर? निफ्टी में एंट्री के बाद हमने देखा कि स्टॉक पर दबाव भी बना है, इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है? बिल्कुल है, बिल्कुल। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। भले वो तीनों ही कंपनियां बहुत बढ़िया है और जनरल इंश्योरेंस भी बहुत बढ़िया लगता है। ICICI लोम्बार्ड एक फैंटास्टिक स्टॉक है जो कि मैंने काफी बार रेकमेंड किया और जो चल नहीं रहा है तो कंसोलिडेशन हो रहा है तो बहुत बढ़िया एक मुझे लेवल लगता है। सो जिस तरीके से कोविड की रिस्क या जो ओवरऑल लोगों को अब डर लगने लगा है, तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और टर्म प्लान्स देखिए इंडिया में अभी भी पेनिट्रेशन नहीं है और जिस तरीके से ऑल्टरनेट चैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रेसिव हो गया है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कोविड के कोई भी चीजों से ये अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी डिमांड तो और बढ़ने ही वाली है। सो HDFC लाइफ निफ्टी का भी पार्ट बन गया है, सो इट्स अ वेरी बिग प्लस। सो तीनों में से मेरा टॉप पिक है HDFC लाइफ। आई एम वेरी बुलिश ऑन इट एंड हम लोगों ने काफी एग्रेसिवली क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है ये स्टॉक लेने के लिए। ICICI लोम्बार्ड इन जनरल इंश्योरेंस एंड HDFC लाइफ इन लाइफ इंश्योरेंस। ओके, नज़र रखिए इंश्योरेंस स्टॉक्स पे और इन पर्टिकुलर HDFC लाइफ जो जैन साहब को पसंद है और जनरल इंश्योरेंस स्पेस से ICICI लोम्बार्ड, वहाँ पर भी एक्शन देखिए। ICICI प्रू पर भी हम एक्शन देख रहे हैं और वागले साहब ने कल यहाँ पर आपको खरीदारी की भी राय दी थी। उसके बाद थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में हुआ है जिसकी वजह से स्टॉक पर भी मूवमेंट रहा है। पर अगर आप बाजार पर भी नजर रखेंगे तो बैंक निफ्टी अब थोड़ा और स्टेबल होते दिख रहा है और निचले स्तरों से वापस एक मूव बाजार में आते हुए दिख रहा है। तो गिरावट, उतार चढ़ाव और उसके बाद वापस स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है। इस बीच कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, कोरोमंडल इंटरनेशनल अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है, हालांकि 2% ऊपर है बट अभी अभी स्पाइक आया है, कुछ चल रहा है इस चार्ट पे? देवांशु, कोरोमंडल में पिछले 10 से 11 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। आज थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला है, लेकिन कोई खास कन्विंसिंग बाइंग अभी नहीं बन रहा है। 750 का लेवल कोरोमंडल को ब्रेक करने दे, उसके बाद फिर देखेंगे इसके अंदर अच्छी बाइंग आती है कि नहीं आती है। 750 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर स्टॉक के अंदर एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा और फिर 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, नीचे में 710, 715 के आसपास सपोर्ट लेवल है, तो जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक इसमें गिरावट नहीं आएगी। तो एक बाउंस का आने दे, 750 का लेवल टूटेगा, फिर उसके बाद बाइंग बनेगी इसमें।
ओके, एक बाउंस का इंतजार करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का मूवमेंट आएगा। बट कोरोमंडल भी आपको काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहा है इस समय स्टॉक का। काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्टिविटी और बढ़ती हुई दिख रही है इस समय, और कैश स्टॉक्स के भी, कैश मार्केट्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको फिर से एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। मैं कैश स्टॉक्स के बारे में बात करूं उससे पहले बंसल जी के पास एक बार चलता हूं। BHEL को लेकर बंसल जी, बड़ा स्पाइक आया है BHEL में पिछले कुछ मिनटों में। देखिए सर, इस चार्ट को वापस 30 के लेवल्स के करीब BHEL आने की कोशिश कर रहा है इस समय। देखिए दीपांशु, बीटन डाउन स्टॉक है एकदम, और आपने राइट लेवल पे मेंशन करा है। अभी चल रहा है प्राइस 29.25 का, तो मेरी समझ से दीपांशु इस पे नजर रखनी चाहिए। और अगर यहाँ पर क्लोजिंग जो है 30 रुपीज के ऊपर की, 30 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आएगी, तब इसको जरूर खरीदना चाहिए। तब इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी बहुत बड़ी। 30 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो 31 रुपीज पहला टारगेट होगा, तो 30 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग पर खरीदारी की राय है BHEL पर। चलिए देखते हैं कि आज 30 रुपए के ऊपर क्लोजिंग होती है कि नहीं, जहां तक BHEL का सवाल है। बट अभी देखिए निचले स्तरों से लगभग 3.5% का उछाल आपने इस पर आते हुए देखा है। और भी स्टॉक्स जहां पर एक्शन बन रहा है इस समय, वेदांता वापस 4% नीचे है, तो FNO में ये स्टॉक का काफी उतार चढ़ाव आपको दिखा रहा है। इन्फोसिस थोड़ा फिसलने के बाद अब वापस संभलता हुआ दिख रहा है, वहां पर एक्शन है। मदरसन सुमी में आप थोड़ा एक्शन इस समय देख रहे हैं, तो उस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। PVR यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी खरीदारी, फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी है, तो यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है। श्रीकांत, भारतीय इंफ्राटेल पिछले 2-3 दिनों से इस स्टॉक में थोड़ा एक्शन हो रहा है। आज भारतीय एयरटेल का भी पार्टिसिपेशन बना है। इंफ्राटेल में कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है 190 पर। वैसे भारती ने तो काफी डिसअपॉइंट किया है और काफी जोर से गिरा है, लेकिन अगर पिछले 4 या 5 दिन की एक्टिविटी को देखते हो तो ये लगातार गिरते गिरते एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन इसने 415 के करीब का बनाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और जो बीटन डाउन स्टॉक्स होते हैं, अगर उनमें अगर कोई डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन अगर बनता है तो हमें बिल्कुल उस पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो 415 के स्टॉप लॉस के साथ भारती को बाय किया जा सकता है। 440 और 450 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंफ्राटेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तेजी बनी है, थोड़ा हायर टॉप हायर बॉटम जैसी सीरीज बनी है। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक भी एक बार 196 या 197 के लेवल्स को छू सकता है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 187 का। ये है आपके लिए भारतीय इंफ्राटेल में राय। आइए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर पर रखते हैं कड़ी नज़र। और इस वक्त इंश्योरेंस सेक्टर और वेदांता के बीच में एक कॉमन चीज़ है, और वो है वेदांता का सबसे बड़ा शेयर होल्डर LIC। आइए LIC वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में किस तरह का मन बना रहा है, किस तरह का एक्शन ले रहा है, इस पर एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं अनुराग शाह। अनुराग, बताइए क्या है खबर आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं अनिल जी आपको बताना चाहता हूं कि जो वेदांता का डीलिस्टिंग का जो ऑफर है वो पार होता हुआ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो LIC ने अपनी एक स्कीम के अंदर जो बिड डाली है, जो ऑफर दिया है, वो 320 रुपए प्रति शेयर का दिया है। 3 करोड़ शेयर की जो बिडिंग है उसमें, तो उसके बाद अब ये ऑफर पार होता हुआ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने अपनी रिसर्च में भी बताया था कि जो LIC की औसत लागत है वो करीब करीब 225 रुपए प्रति शेयर है, और ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी डीलिस्टिंग के अंदर जो LIC है अपनी औसत लागत से नीचे बिड नहीं करता है, उससे ऊपर बिड करता है। और अभी जो 3 करोड़ शेयरों पे जो हमारे सोर्सेज से पता चला है कि LIC की जो बिड है वो 320 रुपए प्रति शेयर की है। तो अब ये संभावना नहीं है कि जो बाकी के शेयर है वहां पर इतना ज्यादा डिफरेंस रहेगा LIC की बिडिंग में। तो इससे एक मोटा मोटा कंक्लूजन ये लिखता है कि जो डीलिस्टिंग का जो ऑफर है वो पार होता हुआ मुश्किल लग रहा है, और जो LIC का हिस्सा है 6.37%, उसमें से एक स्कीम में जो LIC की तरफ से बिड डाली गई है वो 320 रुपए प्रति शेयर की है, और 3 करोड़ शेयरों की ये जो बिड डाली गई है। तो इसके बाद अब जो संभावना नहीं है कि इतना नीचे, करीब करीब 100 रुपए नीचे तक भी जो LIC है बाकी शेयर के लिए बिड करेगा।
तो अभी आप ये कह रहे हैं कि LIC ने अपनी कुछ या एक या दो स्कीम के लिए बिड डाली है, बाकी स्कीम्स की जो बिड है कुल मिलाकर जो लगभग 23.5 करोड़ शेयर LIC के पास है, उसकी बिड से भी आना बाकी है। उसमें से लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास की बिड आई है, यही कह रहे हैं आप अनुराग, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो सोर्सेज से हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक जो एक स्कीम थी जहां पर 3 करोड़ शेयर की जो बिड थी वो LIC के द्वारा डाली गई और उसकी जो प्राइस डाली है पर शेयर की वो 320 रुपए है और कल आखिरी दिन है और जहां तक कि हमें पता है कि 12-1 बजे तक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी बिड डालते हैं, तो कल तक का वक्त है जो बाकी के 20 करोड़ शेयर है उसके लिए। लेकिन जब अभी तक का इतिहास रहा है कि LIC कभी भी जो है अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे डीलिस्टिंग के अंदर बिड नहीं डालता है और जो हमारी रिसर्च में हमने पता लगाया था कि जो औसत शेयर है भाव है LIC का वो करीब 225 रुपए है, तो अगर अभी के जो 3 करोड़ शेयरों पे बिड डाली है वो 320 रुपए पे है, तो 100 रुपए नीचे तक मुमकिन नहीं है कि जो बाकी के जो 20 करोड़ के करीब शेयर है वहां पे LIC की तरफ से बिड डाली जाएगी। तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए एक मोटा निष्कर्ष ये अगर निकल सकता है या फिर देखने को मिल सकता है कि जो डीलिस्टिंग के ऑफर है वो पार होना मुश्किल लग रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं अनुराग, अब तक का जो रिकॉर्ड है LIC का ज्यादातर केसेस में या लगभग सारे केसेस में जहां कंपनियां डीलिस्ट होती है वहां पर वो कभी भी अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे शेयर टेंडर नहीं करते डीलिस्टिंग में, और LIC की कॉस्ट प्राइस जैसा कि हमने निकाला था कि 220-225 रुपए के आसपास है, तो मिनिमम 220-225 के नीचे तो LIC टेंडर करने वाला नहीं है। ये बात ये कैलकुलेशन क्या सही है और क्या आप ये कह रहे हैं कि आमतौर पर LIC कभी भी अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे टेंडर नहीं करता? बिल्कुल, हमारी जो सोर्सेज से बात हुई है और जो हमने भी रिसर्च की है उसके मुताबिक यही पता लगा है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि LIC कभी भी डीलिस्टिंग की प्रक्रिया के अंदर अपनी जो लागत है उससे नीचे टेंडर नहीं करता है और LIC का भी ये कहना है कि वो कमाने के लिए बैठे हैं, उनको भी जो अपनी प्रॉफिट के लिए वो जो भी है टेंडर करते हैं, तो औसत प्राइस जो है अगर जब 225 रुपए है तो उसके नीचे टेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। और अभी जो हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि एक स्कीम के अंदर जो LIC के द्वारा टेंडर किया गया है 3 करोड़ शेयरों का, वो जो है वो 320 रुपए प्रति शेयर पे है। तो अब एक बार अगर LIC 320 रुपए प्रति शेयर की बिडिंग कर रहा है तो बाकी जो स्कीम्स है और बाकी जो करीब जो 20 करोड़ शेयर है तो वहां पर जो डिफरेंस है वो 100 रुपए तक का नहीं होगा और उसके नीचे जो है LIC बिडिंग नहीं करेगा। और ये अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और LIC से जुड़े सूत्रों का भी कहना है कि जो LIC कभी भी लागत से नीचे है वो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में बिड नहीं करता। बिल्कुल, तो LIC अपने कॉस्ट के नीचे नहीं करता और जैसे अनिल जी ने भी हमें बताया था कि इनकी एवरेज कॉस्ट 220 से 225 के पर शेयर के भाव पर आ रही है। अनिल जी, अगर चाबी इनके हाथ में डीलिस्टिंग को लेकर तो क्या सक्सेस के रेट है, और मोर इम्पोर्टेंटली सर 320 पर एक स्कीम ने बिड करा है, इतने हाई कॉस्ट पर क्यों किया? ये तो 100 रुपए ज्यादा है इनकी औसत कॉस्ट के। ये बात सही है दीप की 220-225 के आसपास की कॉस्ट है, तो LIC का 320-25 पर बिड करना वाकई में थोड़ा सरप्राइजिंग है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि LIC वाकई में बिल्कुल मूड में ही नहीं कि हमें डीलिस्टिंग में देना है, चूंकि इंस्टीट्यूशन है और आपको एक डिसीजन तो लेना ही होता है डीलिस्टिंग को लेकर। तो एक तरीका तो वो हो सकता है कि आप इतने ऊपर की प्राइस में बिड करें कि बाद में है ना नेगोशिएशन की गुंजाइश ही ना रहे कि भाई अब 150, 160, 175 जो भी प्राइस रिवाइज ऑफर में, काउंटर ऑफर में प्रोमोटर्स की तरफ में आए, वो प्राइस इतनी दूर दिखे आपको कि आपने जिस प्राइस पर बिड किया उसकी 50% नजर आए, तो फिर आप क्या नेगोशिएट करेंगे? पहली चीज ये। दूसरी चीज जो हो सकती है वो है कि अगर 220-225 रुपए उनकी कॉस्ट प्राइस है तो जाहिर सी बात है, जैसा अभी अनुराग भी कह रहे थे कि LIC का ये मानना बहुत स्ट्रांगली कि हम कमाने के लिए बैठे हैं, तो वो अपना जो होल्डिंग पीरियड है उसका कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट प्लस इक्विटी होल्ड करने की रिस्क, उसकी प्रीमियम जोड़कर वो शायद एग्जिट करना चाहेंगे, तो वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो हायर प्राइस पर बिड करें। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक सिर्फ 3.5 करोड़ शेयरों की 3 करोड़ शेयरों की बिड आई है 320 रुपए के दाम पर। अभी भी लगभग 20 करोड़ शेयरों की बिड LIC की तरफ से आनी बाकी है, वो कल आएगी। वो तय करेगी कि ऑफर का क्या होना है। ऑफर सक्सेसफुल होना है या नहीं होना है, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला तो ये कि क्या 90% शेयर यानी कि 135-134 करोड़ शेयर जो चाहिए, 135 करोड़ राउंड फिगर में मान लें जो ऑफर में चाहिए, क्या उतने मिलते हैं क्या? पहली चीज तो वो है।
135 करोड़ शेयर मिलना सबसे बड़ी की बात है। और अगर 135 करोड़ शेयर मिल जाते हैं तो उसके बाद ये कि काउंटर ऑफर क्या प्राइस पर आता है, वो काउंटर ऑफर क्या सबको पसंद आता है, क्या उस काउंटर ऑफर पर सब लोग देने को तैयार हैं। और शायद यही वजह थी, हम आपको लगातार कह भी रहे थे, जब परसों हमने शो किया तो 137-38 का दाम था, तब हम ये कह रहे थे कि एक बार आपकी तेजी की पोजीशन तो बेच दीजिए, निकल जाइए, वापस आपको नीचे में आराम से मौका मिलेगा। तो अब ये मेक और ब्रेक वाला मामला है, ये वो दुधारी तलवार है, किसी भी तरफ जा सकता है। मेरा पर्सनली ये समझना है कि डीलिस्टिंग ऑफर अगर गिरेगा तो प्राइसिंग की वजह से गिरेगा, शायद शेयर न मिलने की वजह से ना गिरे। तो 90% तो जो इनको 135 करोड़ शेयर चाहिए वो तो मैनेज हो जाएंगे, वो तो आ जाएंगे, क्योंकि 35% हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशंस की है, तो इंस्टीट्यूशंस अपने शेयर तो देगी ही देगी, इसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि वो चाहते तो सभी हैं कि हर एक को ऊंची प्राइस मिले, तो वो शेयर तो देंगे। लेकिन वो शेयर देने के बाद क्या प्राइस प्रमोटर्स की तरफ से आती है और क्या वो प्राइस सबको पसंद है, ये दूसरा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, मैं बहुत साफ साफ बताना चाहता हूं, अगर डीलिस्टिंग होती है तो ये सबके इंटरेस्ट में, सबके लिए फायदेमंद है। कंपनी के लिए फायदेमंद है, प्रमोटर्स के लिए फायदेमंद है, इंस्टीट्यूशंस के लिए फायदेमंद है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है, कंपनी को जिन बैंक्स ने कर्जा दे रखा है उनके लिए फायदेमंद है, बॉन्ड होल्डर्स के लिए फायदेमंद है। अगर किसी भी वजह से डीलिस्टिंग ऑफर फेल होता है तो इन सबको नुकसान है। अब इसमें कैच यही है कि जब सबको फायदा है तो फिर किसको ज्यादा फायदा हो, किसको ज्यादा कम फायदा हो, या किसको ज्यादा नुकसान हो, किसको ज्यादा फायदा हो, यही बार्गेनिंग पावर होगा इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के बीच में, जो शायद आपको कल 3:30 बजे जब बिड खत्म होगी तब आप पहली बार 90% पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो देखना होगा। मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स पहले नहीं बेचे तो शायद अब उनके लिए बेचने का वक्त जाता हुआ दिखा है, क्योंकि अब आप 20 रुपये नीचे बेचेंगे तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। इससे बढ़िया है कि आप एक चांस ले लें इस ऑफर में पार्टिसिपेट करके, और अगर 90% पहुंच जाता है तब तो ठीक, 90% अगर नहीं पहुंचा तो आपका डीलिस्टिंग ऑफर कल ही वैसे ही गिर गया तो वैसे आपके लिए स्टॉक को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये स्टॉक अगर 110, 100, 90 कुछ भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि डीलिस्टिंग ऑफर एक बार तो निकले, और अगर एक बार डीलिस्टिंग ऑफर निकल जाता है, 90% पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद प्राइसिंग वाली बात है, और तब बड़े इन्वेस्टर तय करेंगे कि वो प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। क्या 140 पर लोग तैयार है, 150 पर, 165 पर, लेकिन LIC ने 320 रुपए की बिड डालकर ये सबको चौंका दिया है। ये किसी की भी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है कि LIC जैसा बड़ा इन्वेस्टर वाकई में इतनी बड़ी प्राइस पर, इतने बड़े डिफरेंस पर बिड डाल सकता है। और इसका मतलब क्लियर कट है कि उनकी बिड की प्राइस से ये लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है कि ऑफर सक्सेसफुल हो, या फिर वो 150, पौने 200 रुपए के दाम पर शेयर बेचने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। कम से कम इस पहली बिड की प्राइस से ये दिखता है। कल का दिन बहुत एक्शन भरा होगा, और मैं ये फिर कहूंगा जो इन्वेस्टर्स जिनके पास वेदांता के शेयर हैं वो बहुत सावधानी से अपना डिसीजन लें। इसीलिए हम लगातार कह रहे थे कि आप वायदा कारोबार में तेजी की पोजीशन तो बिल्कुल मत रखिए, एक लॉट में आपको नानी याद आ जाएगी, इतना नुकसान हो जाएगा। तो परसों ही आपको हमने इसीलिए अलर्ट किया, चेताया कि आप निकल जाएं, और अगर आप तब निकल गए तो अभी भी आप फायदे में। अब अगर आपके पास शेयर हैं तो एक दिन और इंतजार कर लें। अगर आप थोड़ी सी भी रिस्क ले सकते तो फिर टेंडर कर दें, और टेंडर करने के बाद आपको अगर भाव मिले तो निकल जाइएगा। और भी उस पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है जो वो हम आपको आगे विस्तार में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये वेदांता पर बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, और LIC ने बिड डाली है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बिड क्वांटिटी है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी 1 घंटे पहले तकरीबन 17 करोड़ कंफर्म्ड बिड्स आपको दिख रही थी, अब 26 करोड़ से ज्यादा का वो फिगर है, और अगर आप अनकन्फर्म्ड बिड्स का फिगर देखें तो वो तो 72 करोड़ के भी ऊपर पहुंचते हुए दिख रहा है। पर यह है आपके लिए बड़ी एक्सक्लूसिव खबर इस समय वेदांता की डीलिस्टिंग को लेकर। LIC की एक स्कीम ने टेंडर करे हैं अपने शेयर्स, 3 करोड़ शेयर्स लगभग 320 रुपए के भाव पर। आगे इस पर डेवलपमेंट देखते हैं। मार्केट्स बंद होने की तैयारी में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। काफी सारी कॉल्स हैं हमारे पास। जय ठक्कर का स्वागत करते हैं उनके कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताइए क्या है कैश का ऑप्शन? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। मार्केट का जहां तक सवाल है, हाई लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। निफ्टी ने इनफैक्ट अच्छे हाइज लगाए, 11,900 के वो छूकर निफ्टी में एक रिवर्सल देखने मिला है। तो मैं कहूंगा कि ये जो इस लेवल पर अगर कोई हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करना है ट्रेडर को, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही कहूंगा कि 11,850 का 15
अक्टूबर की सीरीज का एक पुट ऑप्शन लेके चले जो करीब करीब 131-132 के रेंज में मिल रहा है, 131-132 के रेंज में 11,850 का पुट ऑप्शन है, वो लेकर चले 131-132 के रेंज में। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे करीब 96 का। पहला टारगेट दीपांशु जो ऊपर में बनकर आ रहा है डेट कम्स टू द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 166 का, एंड दूसरा टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 178 का। 166, 178 ये दो टारगेट्स के लिए 11,850 का पुट ऑप्शन निफ्टी में खरीदना है। कारण ये है दूसरा कि दीपांशु ये जो रैली सेकेंडली वापस स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट लेग जो स्टार्ट हुआ है 11,180 से लेके 180-190 से, उसमें ये तीसरा गैप है डेली चार्ट पर जो हमें देखने मिल रहा है। एक ब्रेकअवे गैप देखने मिला, फिर रनअवे गैप देखने मिला। पॉसिबिलिटी है कि शायद ये एग्जॉशन गैप हो शॉर्ट टर्म में और ये गैप फिलअप हो, और ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है। 11,900 के आसपास, 12,000 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, राउंड फिगर भी है मैं कहूँगा। और जय एक चीज बताइए, शॉर्ट कॉल देते हुए आवाज एकदम ढीली सुस्त क्यों हो गई आपकी? अनिल जी तेजी इतनी अच्छी चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा था, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो कुछ खास मैं कहूँगा कि मोमेंटम नहीं रहेगा मार्केट में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है मार्केट, तो वो साइडवेज हो सकता है मार्केट, वही एंटिसिपेशन में। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो एक स्पिनिंग टॉप या तो एक डोजी कैंडलस्टिक काइंड ऑफ पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है जो एक इनडिसिसिवनेस बता रहा है मार्केट में। तो ये जो इनडिसिसिवनेस है उसके कारण हमें थोड़ा कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने मिल सकता है 11,900 जब तक नहीं निकलता, इसीलिए ये पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए 11,850 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय है जय की तरफ से। आइए दो बिगुल बैक टू बैक, वागले साहब का वंडर और पिक ऑफ द डे, ये कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, और दोनों का जॉइंट बिगुल आ रहे तो समझ तो गए होंगे आप। दोनों के लिए इनफैक्ट 2 या 3 जो भी आप मान लें, उनका स्टॉक है सेम। कुणाल जी राकेश जी देना चाहते हैं पिक ऑफ द डे और वागले साहब देना चाहते हैं वंडर बिगुल। बताएं वागले साहब, पहले आप और उसके बाद मैं कुणाल जी राकेश जी के पास पहुंचता हूं। अनिल जी, मेरा ये कल का कॉल ऐसे समझ के लीजिए, स्टॉक है बायोकॉन, और अगर मेरा और कुणाल जी का साथ में कॉल है तो ये चलना ही है। आज हमने मॉर्निंग में कैडिला भी अच्छा चला है, तो मुझे लगता है फार्मा में मूव कंटिन्यू होगी। मेरा 467 का स्टॉप लॉस होगा, 485 का पहला टारगेट, 492 का दूसरा टारगेट। 485, 492 का टारगेट। अरे सर, आप दोनों का साथ साथ में तभी तो एक साथ बिगुल बजाया है, और आपका कल का इस कॉल है तो ये कुणाल जी राकेश जी का भी कल का ही है, उनके लिए भी पिक ऑफ द डे का ही बिगुल बजाया है। बताएं सर। अनिल जी देखिए, हमारा तो पिक ऑफ द डे है और वागले जी ने बोला है कि कल सुबह भी इनका वही रहेगा। बायोकॉन में एक नीट क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है, मिस नहीं करना चाहिए। बढ़िया स्टॉक लगता है, खरीद के जाएं कल बेचने के लिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये तो बड़ा क्रांतिकारी है अनिल जी, बड़ा ब्रेकआउट बायोकॉन में आता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट है बिल्कुल, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें, स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी। हमारा पिक ऑफ द डे स्टॉक है, हमारा स्टॉप लॉस 465 रुपए का 465 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 495 रुपए का 495 का, और दूसरा टारगेट 505 रुपए का है। तो 505 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बायोकॉन में हमारी खरीदारी की राय। कुणाल जी राकेश जी वागले साहब तीनों को पसंद है बायोकॉन, और एक स्टॉक और पसंद है जय को, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी जी, स्टॉक ऑप्शन मैंने जी खरीद कर चलने की सलाह है, और इनफैक्ट डेफिनेटली वो फार्मा में से ही होना है, बिकॉज सभी लोग अभी फार्मा में कॉल दे रहे हैं। और इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स आज डेज हाई पे ट्रेड कर भी रहा है 12,230 के आसपास अनिल जी। तो डॉक्टर रेड्डी का 50-50 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो करीब अभी आप देखें तो 218 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको लेकर चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 184 का, 218 पे खरीदे 184 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट बनकर आता है 256 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 269।
256, 269 ये 2 टारगेट्स के लिए एनएनजी मैं कहूँगा डॉक्टर रेड्डी का 50 to 50 का कॉल ऑप्शन खरीदना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में भी एक अब कंसोलिडेशन साइडवेज जो मूव था वो खत्म हो चुका है और इसमें भी बायोकॉन और डीवीज लैब जैसा एक मूव फिर से स्टार्ट होना चाहिए और अब फाइनली डॉक्टर रेड्डीज 5400 to 5500 तक के लेवल्स फिर से दिखाना चाहिए। सो इन दैट एंटीसिपेशन ये कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए जय की तरफ से डॉक्टर रेड्डीज 5250 का कॉल खरीदना है। आइए एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। जी दीपांशु, मुझे लग रहा है कि एक अशोक लीलैंड हम बाय करके चल सकते हैं और यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है, काफी एक नैरो रेंज की एक्टिविटी बनी है विथ वेरी गुड वॉल्यूम। ये स्टॉक एक्चुअली ट्रेड कर रहा है तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 80 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। तो 80 या 82 के टारगेट, ये 2 टारगेट्स के लिए हम बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 74 रुपीज का, 74 के करीब स्टॉप लॉस रखे और 80 और 82 ये 2 टारगेट्स के लिए अशोक लीलैंड को बाय करके चले। अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय आ रही है आपके लिए यहाँ पर श्रीकांत जी की तरफ से। पर आइए जल्दी से अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज में ज्यादा बदलाव नहीं है सर। डाउ फ्यूचर्स लगभग 75 अंक ऊपर है इस समय, नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % ऊपर है। यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव ट्रेड ही कर रहे हैं, जर्मनी ½ % ऊपर है। बाकी अगर यूरोप के बाजार देखें तो हल्की सी गेन्स वहां पर भी आ रही हैं। वॉलेटिलिटी के बाद हम भी थोड़ा सेटल हो गए सर, क्या करना चाहिए एक्सपायरी से पहले? डीप प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपकी तेजी की पोजीशन है, बुक कर लीजिए। चाहे आपका निफ्टी में तेजी का पोजीशन है, चाहे बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन है, 0 कर लीजिए। आप अच्छे प्रॉफिट में हैं और अच्छे प्रॉफिट में तो बुक कर लीजिए। जैसा अभी जय ने भी कहा 11,850 का पुट ऑप्शन लेने की बात जय भी कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि बाजार बहुत कमज़ोर है, ख़राब है, लेकिन 2 लगातार हफ्ते ऐसे आपको मिले हैं 10 ट्रेडिंग सेशन जहां नॉन स्टॉप तेजी 1100 पॉइंट की हुई है निफ्टी में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 हफ्ते लगातार तगड़ी, हर रोज शॉर्ट कवरिंग, हर रोज ऊपर का लेवल। अब वो शॉर्ट्स आज एक्सपायरी के साथ कट जाएंगे। अब कल से आपको तेजी करने के लिए 2 कारण चाहिए। एक, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होने चाहिए, दूसरा फ्रेश खरीदारी, क्योंकि शॉर्ट्स आपकी आज कट गई। लेकिन इसके साथ ही कल एक और चीज है जिसकी वजह से मैं आज आपको प्रॉफिट बुक करके हल्के होने की राय दे रहा हूं। आपकी तेजी की पोजीशन है, प्रॉफिट बुक करके हल्के हो जाइए, शांति से बैठे, कल नया करेंगे। क्यों? क्योंकि कल 10 बजे आपके लिए क्रेडिट पॉलिसी है और क्रेडिट पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर बैंक्स पे पड़ता है। तो ऐसे में जब बैंक्स का हमारा टारगेट 23,425 23,525 का था, आज का हाई 23,450 लगाकर आ गया। निफ्टी का टारगेट 11,875 11,900 का था, टारगेट लगाकर आ गया। तो अब यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, पहली बात। कल की क्रेडिट पॉलिसी को देखते हुए और आज की एक्सपायरी को खत्म होते हुए देखते हुए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप यूएस मार्केट को देखिए, लगातार पिछले 3-4 सेशन जबरदस्त वोलेटाइल हो रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग के लिहाज से भी गैप से खुलते हैं, उसके बाद दिन के दौरान एक्शन बढ़ जाता है वापस। कल जितनी तेजी हुई, परसों उतनी मंदी हुई। तो इतनी वोलेटिलिटी में ग्लोबल मार्केट्स में भी है और कभी भी किसी भी तरह के ट्रम्प साहब के ट्वीट आ रहे हैं तो मैं 85-90 पॉइंट की तेजी पर भरोसा नहीं करा। हो सके भरोसा नहीं करा मतलब ये नहीं कि 85-90 पॉइंट की जो डाउ फ्यूचर्स की तेजी दिख रही है वो लाल में हो जाएगी। 85 पॉइंट की तेजी 385 भी हो सकती है और 285 माइनस भी हो सकती है। तो इसलिए अमेरिकी मार्केट्स का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, दोनों तरफ ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में बेहतर होगा, अच्छी तेजी हुई है, आपने अच्छी तेजी देखी है, 10 ट्रेडिंग सेशन लगातार मजे किए हैं, तो अब थोड़ा प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाएं। कल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 11,900 खुल जाएगा। 11,900 खुल गया तो कितना हो गया, 50-60 पॉइंट आपके मिस हुए। 50-60 पॉइंट ऊपर वापस आप ले लीजिएगा, कौन सा फर्क पड़ जाएगा। बैंक निफ्टी कौन सा 23,500 से ऊपर सीधा बहुत भाग के खुल जाने वाला है, ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप अपना देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट कल सुबह आपको नहीं मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरा, सुबह मार्केट खुलते ही 10 बजे पॉलिसी आपके सामने। तो इन 2 चीज़ों को देखते हुए मैं सावधानी की बात कर रहा हूँ। इस सावधानी को आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि बेरिश या मूड बदल गया, यू टर्न मार्केट ने ले लिया, खराब हो जाएगा, वैसा ना समझे। तेजी की पोजीशन में भी प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और वो प्रॉफिट बुक करते चलें। और इसीलिए आपको मैं प्रॉफिट बुक करके हल्के रहने की राय दे रहा हूँ। वापस से आप एंट्री कीजिएगा ये निफ्टी बैंक निफ्टी में। और
अगर फिर भी आपको लगता है कि तेजी की पोजीशन रखनी है तो आप अपना हेज करके चलें, जैसा अभी जय भी बोल रहे थे कि आप कोई पुट ऑप्शन खरीद लीजिए या फिर ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। और स्टॉक्स में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो वहां पर मैं कहूँगा होल्ड करिए। स्टॉक्स की तेजी की पोजीशन में डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। हल्के होकर जाएंगे तो कल आप आराम से टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। सुबह आराम से पॉलिसी देखकर, सोच समझकर इंडिपेंडेंट व्यू ले पाएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो ये आपके लिए कल की पॉलिसी के लिहाज से और कल आज की एक्सपायरी के बाद के लिए, तो आप आराम से हल्के हो जाइए। कल आपको मौका देगा बाजार, तब फिर से एंट्री कीजिएगा। जी दीप। बिल्कुल, तो सावधानी रखिए पर टेंशन मत लीजिए, ये है अनिल जी की सलाह। और अगर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा दीप, एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। देखिए जो भी प्रीमियम थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो प्रीमियम सारी खत्म हो चुकी है। बैंक निफ्टी देखिए 23,170 पर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, 23,175 पर आपके लिए यहाँ पर है। तो बेसिकली प्रीमियम भी खत्म हो चुकी है। तो अब आपके लिए धीरे धीरे अब यहाँ पर है ना, वो मौका नहीं है कि आप एग्रेसिवली लॉन्ग पोजिशन बनाकर जाएं। कल देखिए आराम से रिस्क कम कर लीजिए, या अगर आप संभाल सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, और या फिर आप उसको ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें। रिस्क कम करके जाइए ओवरनाइट, बाकी कल वापस से फिर देख लीजिएगा। जी दीप, सॉरी। डेफिनेटली सर, तो रिस्क कम करके जाइए। और कल क्रेडिट पॉलिसी भी है, और इसलिए अब आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर भी आया है थोड़ी देर पहले। जो कल के बॉन्ड मार्केट टाइमिंग्स हैं वो 4 बजे तक होंगे। कॉल मनी मार्केट के टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होंगे, और बॉन्ड मार्केट की ट्रेडिंग कल 4 बजे तक चलेगी। ये आरबीआई की तरफ से आया है। तो कल के लिए जो बॉन्ड मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स हैं, इनके लिए भी समय बढ़ाया गया है, ये आरबीआई की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले ही सर्कुलर आपको आते हुए दिखा है। यूजुअली 2 बजे तक हो जाता है, पर क्योंकि कल के लिए है, बॉन्ड मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स 4 बजे तक बढ़ा दिए गए हैं, और कॉल मनी मार्केट के जो आवर्स हैं वो कल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेंगे। यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। पर चलिए एक बार आज के फिर मार्केट एक्शन को देख लेते हैं। जैसे हम वीकली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी रही है, बट एक बार फिर से आपने शानदार गेन्स बाजार में आती हुई देखी हैं। और इन लेवल्स पर अगर क्लोजिंग होगी तो हम 20 फरवरी के बाद हाईएस्ट लेवल्स पर क्लोजिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो लगभग 8 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी स्पेशली क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। विप्रो बिगेस्ट गेनर, 7% की तेजी। बोर्ड बैठक होगी 13 तारीख को, नतीजे तो आएंगे, बट साथ पे बायबैक पर भी अब चर्चा हो रही है, तो वहां पर भी नजर रखिए। विप्रो आपका टॉप गेनर रहा। टीसीएस नतीजों और बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद 3% की तेजी। इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आई। पर सिप्ला यहां पर भी बड़ा उछाल आया है, 5% की तेजी आपने सिप्ला पर देखी है। अल्ट्राटेक की तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। एचडीएफसी बैंक ने अच्छा सहारा दिया, 2.5% ऊपर ये था। डॉक्टर रेड्डीज टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड, यहां पर भी उछाल आया। साथ ही सन फार्मा में भी एक्शन बना। हीरो मोटोकॉर्प कई दिनों से एक्शन में रहा है, आज भी तेजी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर भी अच्छा उछाल आया। एचयूएल से भी पार्टिसिपेशन दिखा, और लंबे समय बाद भारतीय एयरटेल भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिखा है। थोड़ा प्रेशर गेल, ओएनजीसी, आईटीसी, पावर ग्रिड, एलएनटी, एसबीआई लाइफ और एशियन पेंट्स पर आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर हल्का सा दबाव आपने देखा, और कोटक बैंक ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि हमने देखा कि बैंक्स में स्पेशली फर्स्ट हाफ में अच्छा एक्शन बना। इसके अलावा माइंट्री यहां पर अच्छी तेजी बनी। बायोकॉन फिर से लाइफ हाई की तरफ आपको स्टॉक ने आते हुए दिखाया है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंड ऑफ ट्रेड, यहां पर भी बढ़िया मूव आई है। मदरसन सुमी यहां पर अच्छा उछाल रहा। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। डिवीज लेबोरेटरी, एसीसी, लुपिन, ग्लेनमार्क, इन सभी स्टॉक्स पर आपने अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा है। टोरेंट फार्मा, औरो फार्मा, वोल्टास, बंसल जी की पिक, यहां पर अच्छी खरीदारी, टारगेट हिट हुआ। अंबुजा सीमेंट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, लगातार यहां पर भी आपको बाय कॉल्स मिली हैं, यहां पर भी नजर रखें। भसीन साहब भी यहां पर खरीदारी की राय देखे गए हैं। वेदांता एक और वॉलेटाइल सेशन, वायदा कारोबार के बैन के बाहर आया, बट शायद कल फिर से वायदा कारोबार के बैन में होगा। अगर आप करंट पोजीशन देखें, लगभग 3-3.5% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ। टाटा कंज्यूमर, इस पर प्रेशर रहा। गेल, आरबीएल बैंक, मुथूट फाइनेंस, टाटा पावर, आइशर, पेज इंडस्ट्रीज और आईटीसी कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपने गिरावट का ही ट्रेंड होते हुए देखा है। तो काफ़ी सारा एक्शन रहा आज के बाजार में, और एक्सपायरी अच्छे लेवल्स पर हो रही है। थोड़ी वॉलेटिलिटी रही तो दिन की ऊंचाई से ऑफकोर्स आप फिसले हैं, बट जो लेवल्स अनिल जी सुबह बात कर रहे थे करीब वहीं पर आपने एक्सपायरी होते हुए देखी है। 11,800 के ऊपर कंफर्टेबली लगभग 100 अंकों की तेजी के साथ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हाईएस्ट क्लोजिंग है निफ्टी के लिए 20 फरवरी के बाद। तो ये है आपको लेवल जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अनिल जी, लगभग 8 महीने की ऊंचाई पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है सर निफ्टी की।
बिल्कुल 23 मार्च के बाद का हाईएस्ट लेवल है 7610 की जो क्लोजिंग मिली, उसके बाद से लेकर अगर आप अब तक देखेंगे दीप, तो बेहतरीन क्लोजिंग और हाईएस्ट क्लोजिंग इस वक्त आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग। और देखिए जो हम 2:30 बजे डेटा के बेसिस पर बात कर रहे थे कि 11850 के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए और 23200 के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए। 11835, 11800 के नज़दीक नहीं हुई है, 11850 के नज़दीक हुई है। 23075 के नज़दीक नहीं हुई, 23200 के नज़दीक हुई। तो ये डेटा का कमाल है कि एग्जैक्टली आपको 1 घंटे पहले ये क्लोजिंग के लेवल दिए थे, वहीं पर क्लोजिंग आते हुए दिखे। न 11800 तोड़कर टिका, 11791 का लो भले ही है लेकिन कुछ मिनटों के लिए। 23063 का लो है, 23075 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला था, वहीं से घुमाया। और आज का हाई भी आप देखिए, और आपको याद हो तो सुबह भी मैं कह रहा था कि सब कुछ मजबूत है, बहुत बढ़िया, 4 इक्के आपके हाथ में तेजी के, लेकिन फिर भी 23425, 23525 की रेंज में शॉर्ट करिएगा और ज़रूर करिएगा, रुकिएगा मत। और उसका टारगेट भी 23100 तक का ही था जो हासिल हुआ। तो ये मार्केट दोनों तरफ आपको मौके दे रहा है। अगर आप लेवल्स को ढंग से पढ़कर, समझकर, गोट कर, पी कर, याद रख के एकदम प्रॉपर लेवल पर ट्रेड करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी से बढ़िया कुछ है ही नहीं। आपको दोनों तरफ मौके ट्रेडिंग के परफेक्ट देता है। क्या मार्केट है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए अब आज के एक्शन का मैं बता दूं आपको बाजार बंद होने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले कल का एक्शन एक बार देख लीजिए। मस्ती की पाठशाला कल होगी और कल आपके लिए मस्ती की पाठशाला में जो हमने टॉपिक रखा है वो बिग बी को डेडिकेटेड है। 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन साहब की बर्थडे है और उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे अपने अंदाज में। हमारे सारे पैनलिस्ट, हमारे सारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि बिग बी का कौन सा रोल या फिर कौन सा डायलॉग उनको सूट करता है, उनके ऊपर जचता है और क्यों। तो ये सारे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं और उसके ऊपर हम मस्ती की पाठशाला। तो कल आपके लिए रिलैक्स करने का दिन होगा। वैसे तो ये हफ्ता आपके लिए बड़ा आराम वाला ही रहा है, कोई लगातार तेजी हुई है तो आप एंजॉय तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए कल का शो होगा, मिस मत कीजिएगा। कल सुबह का क्रेडिट पॉलिसी का कवरेज भी मिस मत कीजिएगा। क्रेडिट पॉलिसी का वक्त बदल चुका है। कल 10 बजे से क्रेडिट पॉलिसी में बड़ा कवरेज आप जी बिजनेस पर देखेंगे और बाजार के तमाम जाने माने एक्सपर्ट क्रेडिट पॉलिसी के धुरंधर हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब आपको कल क्रेडिट पॉलिसी रखेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का पूरा पैनल होगा। अजय बग्गा साहब होंगे हमारे साथ, प्रदीप चौधरी साहब होंगे, बाकी सारे मेहमान होंगे जो आपको बताएंगे कि इस आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को कैसे और किस तरह से इसे समझा जाए। तो ये होगा आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर हमारा खास फोकस। आपको आसान भाषा में पॉलिसी हम समझाने की कोशिश करेंगे। आइए आज शाम को क्या है, फेस्टिव सीजन आ रहा है और कोरोना के लंबे काल के बाद इस उत्साह उमंग में अपनों के बीच आप रहेंगे और साथ ही फेस्टिव सीजन को एंजॉय भी करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कोई लापरवाही हो जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए अभियान की शुरुआत की है और इसका स्लोगन है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ, दवा न मिले तब तक ढिलाई ना करें। साथ ही आयुष मंत्रालय ने भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कुछ मंत्र दिए। तो क्या है प्रधानमंत्री के इस वायरस को हराने के मंत्र का मतलब, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि फेस्टिव सीजन में आप खुद को कोरोना से कैसे रखें दूर। आज शाम 6 बजे हमारे साथ होंगे 3 खास मेहमान। शैलजा चंद्रा, पूर्व सेक्रेटरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, MD आयुर्वेद, सर गंगाराम अस्पताल, और डॉक्टर अंशुमान कुमार, कैंसर सर्जन दिल्ली। ये आपको शाम को 6 बजे बताएंगे। तो देखिएगा जरूर, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। रात 8 बजे छोटी उम्र बड़ी प्लानिंग। जी हाँ, ये है हमारा मनी गुरु शो। पिछले 20 साल में पढ़ाई का खर्च 150% बढ़ा है और इस बढ़ते हुए खर्च से निपटने के लिए आपके लिए अभी से ही तैयारी ज़रूरी है। नर्सरी एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन और उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में लाखों खर्च होते हैं और ज़रूरी है कि बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग आप अभी से करें। तो बच्चों के लिहाज से आपको कहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से इंश्योरेंस लेने चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, किस तरह से आप प्लान करें कि जब बच्चे बड़े हों और उन्हें जब जब जरूरत पड़े तब आपके साथ पैसे हाजिर हों। मनी गुरु के इस शो में आज यही हमारा चर्चा का विषय होगा। रात 8:26 पर छोटी उम्र बड़ी प्लानिंग देखना मिस मत कीजिएगा। ये है आपके लिए आज का विशेष शो। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त भी है। तो कुणाल जी, राकेश जी, आप सब लोग कल की मस्ती की पाठशाला के लिए तैयार हैं और आप सब लोग, मेरा निवेदन है, अपने अपने डायलॉग याद कर लें। जैन साहब तैयारी कर ली है ना? बिल्कुल अनिल जी, मुझे तो डायलॉग भी याद करना और गाने का भी बहुत ज्यादा चाव हो रहा है क्योंकि अमित जी के तो सारे गाने जबरदस्त है, तो फुल फॉर्म में है, फुल तैयारी के साथ है। बिल्कुल अनिल जी, एंड व्हाट अ थीम, मजेदार थीम है, बहुत मजा आएगा।
जी 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 बिल्कुल। तो बेहतरीन शो रहने वाला है, आपके लिए स्ट्रेस बस्टर होगा। कल का दिन तो वैसे भी बड़ा है, लंबा है, इम्पोर्टेंट है। वीकली सीरीज की शुरुआत तो होगी, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कल क्रेडिट पॉलिसी भी आनी है, तो क्रेडिट पॉलिसी का भी एक्शन रहेगा। चलिए, तो आज के भरपूर और बेहतरीन एक्शन के बाद कल के एक्शन में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप सबसे विदा लेंगे। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, जय सर, साथ ही सुमित जी, जैन साहब और श्रीकांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम स्टॉक्स पर हमें अपनी राय देने के लिए। तो मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।